स्टूडियो के भीतर और बाहर का लाल रंग अब बाजार में फैलता हुआ नजर आ रहा है और आज अच्छी मजबूत शुरुआत के बाद अच्छा खासा मुनाफा वसूली का दबाव, लेकिन बेहद अहम लेवल के आसपास ट्रेड करते हुए बाजार और आखिरी 1.5 घंटा इस हफ्ते का रहेगा बेहद इंटरेस्टिंग। कहां होगी क्लोजिंग और क्या करें अगले हफ्ते की तैयारी, फोकस है इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह भी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बाजार में तो उतार चढ़ाव वाला एक्शन है। फिलहाल आप देख रहे हैं थोड़ी गिरावट है, बट निचले स्तर से हल्की रिकवरी भी आ रही है। तो आइए क्या करना है और वीकेंड से पहले किस तरह की स्ट्रैटेजी बना के जाएं, जानते हैं अनिल सर के साथ। बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या? बड़ी बातें दीप यही है कि उतार चढ़ाव के बीच बाजार में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। 100 अंक निचले स्तरों से सुधरकर निफ्टी अब 17,000 के करीब है, तो बैंक निफ्टी निचले स्तरों से लगभग 400 पॉइंट सुधरकर अब 35,000 के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। आईटी और एफएमसीजी को छोड़कर बाकी सारे सेक्टर लाल निशान में, यानी कि आईटी, एफएमसीजी डिफेंसिव सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर थोड़ा सा खरीदारी का रुझान बनता हुआ आपको नजर आएगा। बैंक, रियल एस्टेट, एनर्जी, ऑटो, फाइनेंस, फार्मा सब 1 से 1.5-2% तक नीचे। मिड एनर्जी, ऑटो, फाइनेंस, फार्मा सब 1 से 1.5-2% तक नीचे। मिड कैप इंडेक्स 1% नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% नीचे। ये है माहौल। और बाकी संकेत सारे के सारे जो आते दिख रहे हैं वो आ रहे हैं हमें यूरोप से और डाउ फ्यूचर से, जो कि एकदम स्टेबल है। और वो इसलिए कि बंद है, यूरोप भी बंद है, डाउ फ्यूचर्स भी बंद है। तो डाउ फ्यूचर्स को देखकर अति उत्साहित ना हो जाए कि 200 पॉइंट ऊपर है, यूरोप को देखकर ये ना लगेगा हरे निशान में। ये सब कल के हैं, आज की कुछ भी नहीं। एशिया भी बंद हो गया, बस हमारे बाजार बंद होने बाकी। हम ही बचे हैं जो खुले हैं, बस खुले। बिल्कुल सर। वही सवाल सर, एक्चुअली ऊपर से देखें तो ऑफकोर्स गिरावट हुई आज, बट जो कंजेशन जोन से गिरावट हुई थी वो हमने देखी क्लोजिंग शो पर। जब निचले स्तरों पर ओपनिंग शो का जब हम खत्म कर रहे थे तब आपने कहा था कि निचले स्तरों पर है, अगर यहां से 50-100 पॉइंट और नीचे आता तो बढ़िया खरीदारी के जोन होंगे। और अभी अभी रिकवरी के भी संकेत बाजार में आते हुए दिख रहे हैं। वापस 17,000 रिक्लेम किया, 35,000 रिक्लेम करा है। कैसे समझें? पहली बात तो ये कि आपने फिर से आज सुबह 11:15 बजे एक बहुत अच्छा सवाल पूछा 10:50 पे कि क्या ये खरीदारी का लेवल आ चुका है। हमने कहा था 16,915 वो लेवल है जहां पर खरीदारी करनी चाहिए। 865 से 915 ये रेंज है। एग्जैक्टली आजकल 909 है, वहीं से घुमाए। और आपके पूछे बगैर 34,400 की रेंज हमने बैंक निफ्टी पर की थी कि खरीदारी की रेंज है, वहां एग्जैक्टली 34,583। तो ये एकदम परफेक्ट बात। दीप, इस बाजार को कमजोर मत मानिए। कमजोर नहीं मानिए? क्यों नहीं मानिए वो बताता हूँ। तो आप मानेंगे नहीं? ये कमजोर नहीं है तो मुझे लॉजिक देना पड़ेगा ना। मतलब आप तो मान ही जाते हैं, जो नहीं मानते नहीं बता रहा। ठीक है, देखिए 16,400, 17,150 कितना हो गया? 600 और 700, 750 पॉइंट। यस सर, 750 पॉइंट आप गिरे 17,640 से 639 प्रिसाइजली। यस सर। वहां से 1,200 पॉइंट गिरे, 750 पॉइंट रिकवर हो गए, लगभग 750, 750। तो वहां से अगर आप 150, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट नीचे आते हैं, 250 पॉइंट यानी 1/3 नीचे आए, 750 बढ़कर 250 पॉइंट, एकदम 1/3। तो जो आपने रिकवरी देखी उस रिकवरी का 1/3 करेक्शन आपने इंट्राडे में देख लिया, सफिशिएंट है। और इसी के बेसिस पे मैंने सुबह खरीदारी बोला था। अब आपको बता लेवल कि वहां से आगे 750 बढ़कर 250 नीचे आएंगे। गिरने के 3 ही रीजन मैं टेक्निकल नहीं जानता, तो मैंने अपने हिसाब से बना रखे हैं, अपने फंड अपने ही बना लेता हूँ। रिकवरी कितनी होती है? एक 33%, 1/3, दूसरी 50% और तीसरी 2/3, राउंड फिगर में। या तो क्या है, सब हमारे जितने एक्सपर्ट हैं उनकी तरह चार्ट वार्ट इतनी मेहनत कौन करे कौन पड़े, अपने राउंड फिगर वाले फॉर्मूले से काम चल रहा है अब तक तो चल जाता है। तो इसलिए वो है ना, हमारा 35% वाला काम आ गया कि 16,900 के आसपास आएगा, वहां पर खरीदारी करनी। फिर थोड़े बहुत डेटा देख लेते हैं, लेवल समझ में आ जाते हैं, हाँ ये ठीक है, और उसके हिसाब से काम चल रहा है आगे। तो बहुत ज्यादा ऐसा मेहनत करने की जरूरत नहीं, आराम से काम हो जाता है। सो यहां से इसी वजह से इंट्राडे में रिकवरी हुई है। अब क्या करना है? बचा हुआ 1.5 घंटा। अगर हम 16,985 के ऊपर बंद होते तो सेफ है। 16,985 तो जहां पर अभी है वहां से थोड़ा सा, तब जो रिकवरी चल रही है वो अगले हफ्ते भी बढ़ेगी। 16,985 के नीचे बंद होते हैं तो फिर हम अगले हफ्ते थोड़े सावधान रहेंगे। ऐसा एकदम खराब नहीं है, लेकिन थोड़े अलर्ट, उतने पॉजिटिव बंद नहीं हो रहे जितने होने चाहिए। ठीक है, तो एक ही लेवल पे नजर रखनी, 16,985 बस। ठीक है, डन। ऊपर में 17,117-150 की रेंज में आएंगे तो थैंक यू वेरी मच करना है, प्रॉफिट बुक जो आज है। नीचे में वापस 16,900 के आसपास आएंगे तो लेना है। 200-300, 34,400, 34,600 में बैंक निफ्टी आएगी तो लेना है। 34,325 के आसपास और ऊपर देना है। अंडरस्टूड। लेन देन करते रहे।
आते जाते रहे। बढ़िया है सर। तो चलिए, ये है आपके लिए रेंज इस समय की, और उस रेंज के एकदम बीच में बाजार फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, पर रिकवरी है निचले स्तरों से, ये बात सही है। आइए फिर जान लेते हैं आने वाले दिनों के लिए कुछ इवेंट्स। हालांकि कुछ हल्का ही एक्शन है, बट फिर भी ढेरों इवेंट्स हैं जहां पर रखनी है नजर। और ऑफकोर्स आज के खबरों वाले शेयर्स भी मानसी और वरुण के साथ। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर रखनी है? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। ठीक कहा हमने, हल्का एक्शन है, इसीलिए मंगलवार तक के इवेंट्स आज हम बता रहे हैं। शुरुआत 25 दिसंबर कल से कर रही हूँ। अनंत राज बोर्ड मीट होने जा रही है, पूंजी जुटाने को लेकर ये बोर्ड बैठक करेंगे। 27 दिसंबर के दिन यानी सोमवार के दिन काफी कुछ है, एक्शन पैक रहेगा दिन। HP एडेसिव्स की लिस्टिंग होगी, इश्यू प्राइस जिसका 274 का है। गो फैशन एंकर निवेशकों का 1 महीने का लॉक इन जो है वो खत्म हो जाएगा इस दिन। वहीं GE शिपिंग पर नजर रखें, 27 दिसंबर को बोर्ड बैठक है, बायबैक को लेकर विचार किया जाएगा। सोम डिस्टिलरीज राइट्स इश्यू के प्राइस को तय करने को लेकर एक बोर्ड बैठक कंपनी करने वाली है। वहीं वेदांता 1000 करोड़ के NCDs जारी करने के लिए बोर्ड बैठक होगी। आइनॉक्स विंड पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक करेंगे। और दिल्ली सरकार की सर्कल रेट पर जो 20% की छूट की समय सीमा है वो 27 दिसंबर यानी सोमवार को खत्म हो जाएगी। तो क्लियरली काफी कुछ रहेगा। IPO अपडेट्स है, यहाँ पर लिस्टिंग भी होती हुई दिखेगी, और बोर्ड मीट्स तो कई सारी सोमवार के लिए फोकस में है। ऑफकोर्स ग्लोबल हॉलीडेज भी है, UK, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये सारे के सारे बाजार छुट्टी सोमवार के दिन भी मनाएंगे। मंगलवार 28 दिसंबर के दिन सुप्रिया लाइफ साइंसेस की लिस्टिंग होगी। इश्यू प्राइस यहाँ पर देखिए लिस्टिंग पर फोकस रहेगा। वहीं मजगांव डॉक बोर्ड की बैठक होगी, अंतरिम डिविडेंड पर विचार करेंगे। अजंता फार्मा बायबैक को लेकर एक बोर्ड बैठक कर रहे हैं। मजगांव डॉक डिविडेंड पर बोर्ड मीट करेंगे। ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज की पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक होगी। और इस दिन भी UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड के मार्केट्स जो हैं वो छुट्टी पर रहेंगे। तो काफी सारे ग्लोबल बाजार छुट्टी पर आज हैं, और मंडे और ट्यूसडे को भी रहेंगे। पर कुछ इवेंट्स हैं फंड रेजिंग को लेकर और अन्य इवेंट्स जहां पर रखनी है आपको नजर। आइए आज के खबरों वाले शेयर्स के बारे में भी जाने वरुण के साथ। वरुण, बताएं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीप। तो सबसे पहले HCC को लेकर जो हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी कि यहाँ पे लवासा के लिए डार्विन ग्रुप का जो बोली है उसको लेंडर से मंजूरी मिली है। करीब 90% से ज़्यादा लेंडर्स की जो डार्विन की बोली है वो पक्ष में है, तो इसके चलते इस पर इम्पैक्ट हुआ। और HCC में आज करीब 76 लाख शेयर्स के बड़े सौदे भी हुए हैं। ल्यूपिन हाइपरटेंशन की एक दवा है जिसके लिए US FDA से शुरुआती मंजूरी इस कंपनी को मिल चुकी है। इंडियन मेटल्स एंड फेरोअलॉयज, इस कंपनी ने एक अपडेट दिया है कि करीब 181 करोड़ के आसपास के टर्म डेट स्टे जो इस कंपनी ने प्रीपे कर दिए हैं। उसके बाद इस कंपनी के पास करीब 144 करोड़ के आसपास का डेट बचा है। लेकिन नेट लेवल पे अगर आप देखेंगे तो इस तिमाही में ये कंपनी नेट डेट फ्री हो जाएगी। इप्का लैब्स शेयर विभाजन की रिकॉर्ड डेट तय कर दी है, 11 जनवरी है। बजाज कंज्यूमर, इस कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। बजाज सरसों आंवला तेल जो है वो इस कंपनी ने लॉन्च किया है। और एक ब्लॉग नाम सरसों आंवला का मिक्स। आपकी रिसर्च में गड़बड़ है, दोनों अलग नाम अलग रखा होगा अनिल जी ने, सरसों आंवला। ऐसा नहीं हो सकता। मानसी, सरसों आंवला का आप मिक्स लगा सकती हैं? यस सर, हो सकता है। ठीक है भाई। बता दिया मानसी ने बोल दिया, फिर दोनों मिक्स करके लगा। जी सर, वो दोनों ही चीजें बालों के लिए काफी अच्छी है ना। नहीं, लेकिन तो एक साथ थोड़ी अच्छी होंगी। नहीं, सरसों आंवला को आप mix करके- चाय और कॉफी। नहीं कॉफी नहीं, मतलब चाय और कोल्ड ड्रिंक, कोई भी कोक, हम सब दोनों अच्छे हैं, लेकिन दोनों साथ में थोड़ी मिक्स करके पिएंगे। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग है। कर सकते हैं इसे। ओके, हो सकता है। हाँ जी, अच्छा मंथली। अच्छा सर, आपको पता है कॉफी भी बालों में लगाई जाती है? ये तो नहीं पता। सीरियसली? यस सर, मैंने कहा सर कि यहाँ पर थोड़ा अलग है कैलकुलेशन। जनरल नॉलेज बहुत बढ़ गई मेरी तो आज। बंसल जी, आपको पता था कि कॉफी भी बालों में लगाई जाती है? अनिल जी, कॉफी भी लगाई जाती है, और यूबीएल की बियर से अनिल जी कन्या अपने बाल, जो लंबे बाल होते हैं उसको वॉश भी करती हैं। बट अनिल जी, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ अनिल जी, जैसे दूध और दही साथ में लिया जाता है, तो अनिल जी आंवला और सरसों को अगर साथ में लगाएंगे तो चांसेस अनिल जी रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा, बाय द वे, जो आपने बियर से बाल धोने की बात की, वो यूबीएल की क्यों, बाकी दूसरी बियर से नहीं धो सकते? मोस्ट अफोर्डेबल बियर यूबीएल की नहीं होती। मंजल जी के आंसर बहुत इनोसेंट होते हैं। सही में, सही बात बोल रहे हैं। और आजकल एक्चुअली मैंने ट्रेंड भी देखा है। आजकल यंगस्टर्स में क्या है, हमारे जमाने में तो पहली बात तो केक ही नहीं कटते थे। जो कटते थे वो लास्ट तक जितना केक लगा हुआ है ना, सब खा जाते थे हम लोग। खाने पीने की बड़ी चीजों की वैल्यू होती थी। आजकल क्या है, दो तरह के केक आते हैं।
एक वो काट के खाने वाला, दूसरा मुंह पे लगाने के लिए अलग से लाता है। तो मुंह पे लगाने वाला केक आता है सस्ता वाला थोड़ा, है ना। तो बंसल जी भी वही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं कि ये जो सस्ती वाली बेर है उससे सर धोया जाए और महंगी वाली को अलग तरीके से काम में लिया जाए। चलिए, तो आज वरुण लेकर आए हैं आपके लिए सरसों आंवला तेल। राइट जी वरुण। अनिल जी, आखिरी था, इसके बाद एचसीएल टेक की ब्लॉक डील 52 लाख शेयर्स की। मुझे पता था आप पूछोगे, इसके लिए आखिरी में रखा था। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये है आपके लिए पूरा का, आप कहीं जाइएगा मत, आपसे काम है। वरुण आपके लिए कुछ एक बढ़िया इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है साल के अंत में कुछ नहीं होता। बात भी सही है, सबको लगता है तो गलत नहीं लगता, लेकिन बहुत कुछ होता है। क्या होता है वो वरुण थोड़ी देर में बताएंगे। मार्केट का क्या हाल रहता है, क्या कुछ होता है, तो वो रिसर्च हम आपके सामने थोड़ी देर में रखने वाले हैं। इस बीच 17,000 के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है, मार्केट बड़ा मजबूत होता नजर आ रहा है। थोड़ा सा सर निचले स्तर से अच्छी रिकवरी इस समय आ रही है, और इंडेक्स लेवल पर तो आप जैसा भी एक्शन देख रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक काफी सारी चीजें मूव करती हुई दिख रही हैं। एक स्टॉक बालकृष्ण इंडस्ट्री सुबह भी सर गिरावट में ये रेडार पर आया था, पर अब थोड़ा और एक्शन इस पर बनते हुए दिख रहा है, और डेज हाई पर बालकृष्ण 2200 का लेवल क्रॉस करते हुए दिख रहा है। अगर वागले साहब भी हमारे साथ तैयार हैं तो आइए वागले साहब से जाने। गुड आफ्टरनून वागले साहब, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज डेज हाई पर सर। दीपांशु, थोड़ा सा मोमेंटम है, 2230 2240 तक के स्टॉक जा सकता है। उससे ऊपर जाएगा ये मेरा मानना नहीं है, और आपको ऑन करेक्शन बाय करना है 2190 95 2170 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 2170 के स्टॉप लॉस के साथ नजर रखें। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज इस समय अच्छे मूवमेंट में आ रहा है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन एक बार फिर से बढ़िया एक्शन ये काउंटर आपको दिखा रहा है। कुणाल जी, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन सर कल भी एक्शन में, आज फिर से तेजी में, और सुबह थोड़ा इतना मोमेंटम इसमें नहीं आया था जब बाकी मिड कैप आईटी परफॉर्म कर रहे थे, पर अब ये एक्शन में आ रहा है सर। बहुत ही शानदार चार्ट है दीपांशु, एक मेजर एवरेज के ऊपर अब ये ट्रेड होने लगा है। आरएसआई डाइवर्जेंस है, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, तो सारे लक्षण हैं इसमें कि इसमें तेजी जो है वो और ऊपर ले जाएगी स्टॉक को। तो मेरी राय में बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। इन स्तरों पर भी अगर ये बंद होता है, यानी कि 182 के आसपास बंद हो, तो क्लोजिंग बेसिस पर भी लेकर के जाना चाहिए। मुझे लगता है कि 210 रुपए तक के लेवल्स यहां पर देखने को मिलेंगे। 175 का स्टॉप लॉस रखें, 182 का क्लोज आने पर बाय करने की राय। तो 182 के क्लोज पर बाय करने की राय है। 182 के ऊपर क्लोज अगर आए तो बाय करके आप चल सकते हैं। तो फर्स्ट सोर्स, एचसीएल टेक और कोफोर्ज, ये सारे के सारे काउंटर्स आपको अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। एसबीआई लाइफ पर एक्शन थोड़ा इस समय बनते हुए दिख रहा है। सुमित जी, एसबीआई लाइफ, इस पर डालें नजर सर। हाई ब्रेक हो रहे हैं स्टॉक के अंदर, यहां से ऊपर का देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक ऊपर में 1175 से लेकर 1200 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है। पोजीशंस होल्ड करें, आने वाले दिनों में ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। आ सकती है एसबीआई लाइफ, ये एक और काउंटर जो आपको एक्शन में आ रहा है। तो कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको मोमेंटम इस समय दिखा रहे हैं। आइए, ऐसा ही एक मोमेंटम वाला स्टॉक पकड़ा है हिमांशु जी ने, उनके लिए बिगुल बीटीएसटीटी का। बताएं हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु जी। देखिए, कैश सेगमेंट का स्टॉक है जो मुझे लगता है कि एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है, और वो स्टॉक है फिलिप कार्बन का। तो अगर यहाँ पर दीपांशु इसका डेली चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होते हुए नजर आ सकता है आज के सेशन में। साथ ही साथ इंटरेस्टिंगली जो ये स्टॉक है, इसने अपने कन्वर्जेंस ऑफ मूविंग एवरेजेस के ऊपर यहाँ पर आज निकला है, और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह का प्राइस एक्शन है, मुझे लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। तो मेरा ऐसा मानना है कि फिलिप कार्बन में करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चला जा सकता है। 244 रुपए का पहला टारगेट, 255 रुपए तक का दूसरा टारगेट यहाँ पर आते हुए नजर आ सकता है, और 224 रुपए का मैं यहाँ पर एक स्टॉप लॉस सुझाऊंगा। फिलिप्स कार्बन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, अच्छा, ये कन्वर्जेंस ऑफ मूविंग एवरेजेस, हिमांशु ये क्या होता है? अनिल जी, सीरियस नोट पर मुझे थोड़ी आवाज कम आ रही है। सवाल मुश्किल था। ओके, कन्वर्जेंस ऑफ, नहीं समझा। कन्वर्जेंस ऑफ मूविंग एवरेजेस, ये क्या है? अनिल जी, कन्वर्जेंस कन्फ्लुएंस से मेरा मतलब था कि कुछ मूविंग एवरेजेस डिफरेंट टाइम फ्रेम की इकट्ठी एक जगह पर कन्वर्ज हो रही थी, और कन्वर्जी तो नहीं आ रहा। अरे आप समझ नहीं रहे, कन्वर्जी तो नहीं आ रहा, वही तो समझाना है।
अनिल जी अब आवाज गई बिल्कुल। चलिए नहीं आवाज अच्छा बंसल जी तक आवाज पहुंचे। बंसल जी बताइए। देखिए अनिल जी कुछ नहीं होता अनिल जी, ये कुणाल जी से इंस्पायर्ड हुए हैं। कुणाल जी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये कन्वर्जेंस अनिल जी जो थोड़ा कम इंग्लिश बोलते हैं, जिंदल को जिंदाल बोल के अनिल जी दूसरे लोगों को कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं। हिमांशु जी भी कुणाल जी के रंग में रंगे हैं अनिल जी, यहाँ लाल लाल पहन के। ओके, कुणाल जी से ज्यादा प्रभावित हो गए। कुणाल जी नए नए पैटर्न बनाओ, कुछ अपने देशी पैटर्न विकसित करो, हिंदी वाले अच्छे नाम वाले जो सबको आसानी से याद रह पाए। देखो कितना इतना मुश्किल से हिमांशु जी रट कर आए, सब कुछ याद करके आए, पकड़ा गए मेरा मतलब। ओके, तो चलिए फिलहाल आप कौन सा पैटर्न है, क्यों बनाए, कैसे बनाए, इसमें न जाए, सिर्फ फिलिप्स कार्बन ब्लैक पर ध्यान लगाएं। 233 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, 224 का स्टॉप लॉस, 244 255 के टारगेट के लिए। आइए जी बिजनेस की तरफ से एक बेहतरीन और एक्सक्लूसिव रिसर्च आपके सामने आ रही है। छुट्टियों का माहौल है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पहली बार और आखिरी बार नहीं आया, हर साल में आता है, इसी वक्त आता है। और आखिरी हफ्ते में किसी का काम करने का मन नहीं होता। अब काम करने का मन नहीं होता तो फिर कोई न कोई तो करता है। बाजार खुलते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो ऊपर नीचे भी होते होंगे। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि साल के आखिरी हफ्ते में बाजार कैसे रहते हैं और इस मूवमेंट के लिहाज से आपको छुट्टी लेनी है या काम करना है, इस रिसर्च के पीछे हमारा मकसद ये है। अगर आप काम करना चाहें तो करें, ना करना चाहें, छुट्टी लेना चाहें तो ले। तो अगर छुट्टी ली तो आप क्या कुछ मिस करेंगे और काम किया तो क्या कुछ हो सकता है, पहले डेटा समझ लीजिए, विश्लेषण हम बाद में करेंगे। तो वरुण दुबे हमारे साथ है इस वक्त तैयार बताने के लिए कि साल के आखिरी हफ्ते में निफ्टी और बैंक निफ्टी कितना चढ़ता है या कितना गिरता है। डेफिनेटली बताइए। तो पिछले 10 साल का डेटा हमने एनालाइज किया। 10 साल? हाँ, 10 साल का डेटा Okay. एनालाइज किया ताकि वाइडर रेंज रहे, तो यू नो मीन और मीडियन सब निकल जाए इसमें। तो 10 साल का हमने जो डेटा एनालाइज किया है उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो आखिरी हफ्ते में निफ्टी में करीब 0.8% के आसपास की तेजी होती है और बैंक निफ्टी में करीब आधे % के आसपास की तेजी जो है वो देखी गई है औसतम। अगर आप देखेंगे तो 10 साल का पूरा डेटा अगर मैं एनालाइज करके आपको बताऊं तो 10 में से 7 साल अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में दरअसल पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिली है। और अगर इस डेटा को मैं थोड़ा छोटा करूं ना तो रिटर्न्स और बेटर हो जाते हैं। पीछे 6 साल का डेटा अगर एनालाइज करेंगे तो 6 में से 5 साल जो है वो निफ्टी में तेजी देखी गई है। केवल एक साल 2019 में दरअसल निफ्टी में करीब 0.8% के आसपास की गिरावट आई थी। उसके अलावा 2020 में तो 3.8% की तेजी थी। 18, 17, 16 में 2.6% के आसपास के गेंस देखने मिले हैं। औसतन पिछले 6 साल का अगर आप गेंस निकालेंगे तो ये आता है 1.5%। और ऐसा ही हाल बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी पिछले 10 साल में से आखिरी हफ्ते में 6 बार पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं और पिछले 6 साल में अगर आप देखेंगे तो 4 बार बैंक निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। जो नेगेटिव रिटर्न दिए हैं उसमें 2019 जैसे कि निफ्टी ने भी नेगेटिव रिटर्न दिए थे और 2017 में करीब 0.4% के नेगेटिव रिटर्न दिए थे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे 2020 में तो 5.5% की रिटर्न, 18 में 1.1, 16 में 1.6, तो लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। और औसतम रिटर्न अगर बैंक निफ्टी का आप निकालेंगे तो 1.4% का है। तो थोड़ा लंबा ड्यूरेशन लेंगे तो भी पॉजिटिव रिटर्न आधा से 1%। और अगर पिछले 6 साल का ये डेटा देखेंगे ना तो करीब 1.5% के आसपास के रिटर्न जो है आखिरी हफ्ते में बाजार देता है। ओहो, इंटरेस्टिंग। ये पेपर पे वही है लिखा हुआ? हाँ। जरा देना इधर पूरा एनालिसिस। लाओ जरा पांडुलिपि आपकी देखता हूँ, एक मिनट। ओके, तो इसमें जो आप कह रहे हैं कि ऑन एन एवरेज 0.8% है निफ्टी 10 साल का 10 साल का। हाँ। और बैंक निफ्टी का आधा %। हाँ। तो पहली चीज तो ये कि 10 साल के इतिहास में जाए तो नीचे बंद होने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, बहुत कम है, क्योंकि 10 में से कितना 8 साल पॉजिटिव, 7 बार निफ्टी पॉजिटिव हुआ है। ओके, और बैंक निफ्टी पिछले 6 साल में 5 बार पॉजिटिव रहा है और एवरेज रिटर्न 1.5 साल का है, 1.5% का है, सॉरी। नहीं, निफ्टी का है। 6 में से 5 बार जो है पॉजिटिव हुआ है और 1.5% का पॉजिटिव रिटर्न है। नीचे बैंक निफ्टी है जिसमें 10 में से 6 बार पॉजिटिव रहा है और 6 में से 4 बार पॉजिटिव रहा है। साल 2020 को एक्सेप्शन मान के निकाल लें तो भी नहीं जी, बाकी में भी तो अच्छा ही है। साल 2020 में आपका निफ्टी बढ़ा है 4.4% और बैंक निफ्टी बढ़ा है 5.5%। उसके अलावा अगर आप देखें 9 साल, तो इसका मतलब ये कि पहली चीज तो ये क्लियर दिख रही कि बाजार नीचे नहीं जाता, तो चिंता न करें। दूसरी बात ये कि कोई बहुत तोड़ फोड़ के भाग भी नहीं जाएगा कि अगर आपने मतलब कुछ नहीं खरीदा या नहीं बेचा तो आपका मामला मुश्किल हो जाएगा, तो लॉस होगा। तो मतलब 7 दिन छुट्टी बना सकते हैं आराम से। कमाना है तो कमा भी सकते हैं, आधा 1% तो मिलेगा। एक हफ्ते में अगर मिल जाए आधा 1% तो क्या खराब है। हफ्ते में 2% के रिटर्न वैसे कम नहीं होते, बात तो सही है।
बिल्कुल। तो ये आपके लिए, अब आप डिसाइड करिए कि आपको छुट्टी पे जाना है, काम करना है। तो ऑन एन एवरेज पिछला साल का मैं निकाल रहा हूँ अलग, 2020 एक्सेप्शनल है, इतनी तेजी इतनी मंदी आमतौर पर होती नहीं है। तो आमतौर पर आप मान के चलो निफ्टी में 1 से 1.5% तक के पॉजिटिव रिटर्न आते हैं और बैंक निफ्टी में भी 1 से 1.5% तक के। तो मतलब इस हफ्ते, आखिरी हफ्ते में, जैसा आज हम सपोज 17,000 पे बंद हुए, तो चांसेस ये कि 17,250 17,300 तक निफ्टी जा सकता है। और अगर आज हम 35,000 बंद होते हैं तो 35,500 35,700 तक की जगह है। यही हुआ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया रिसर्च दिए। अब लोगों को छुट्टियों का अपना मन बनाने में मदद मिलेगी। कुणाल जी, इस रिसर्च के बेसिस पे काम करना चाहेंगे या छुट्टी पे जाना चाहेंगे? इस रिसर्च के बेसिस पे, बाकी नहीं। बाकी तो मुझे पता है आप हमेशा छुट्टी पे जाना चाहते, काम नहीं करना चाहते, वो सबको पता है। अनिल जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट रिसर्च है। लेकिन अनिल जी एक बात देखिए, 1% कितना 1.5% बताया ना अनिल जी? हाँ 1.5%। अनिल जी 1.5% क्या होते हैं अनिल जी? एक आज का 2,000 ले लेंगे अनिल जी, 1.5% बन जाएंगे। तो 1.5% के लिए पूरे सप्ताह कौन बैठेगा बताइए? ना, मैं वही सोचा था कि कुछ न कुछ कुणाल जी छुट्टी का बहाना बनाएगा। लेकिन काम करने की एक बड़ी वजह है कुणाल जी, हफ्ते का, क्योंकि मस्ती की पाठशाला तो इस हफ्ते के अंत में ही होगी, शुक्रवार को। तो अगर जिनको मस्ती की पाठशाला का आनंद लेना है वो अगले हफ्ते जरूर काम करेंगे। अच्छा, बाय द वे, मैं आज देख भी रहा था पिछले साल की मस्ती की पाठशाला जो इस वक्त की थी हमने, और मैंने कहा भी था कि मैं रिव्यू करूंगा। अभी मैं रिव्यू कर रहा हूँ, सारे आ गए मेरे पास डेटा सबके। हाँ, सबके आ गए, किस किस के कितने वादे पूरे हुए नहीं हुए, उस सबका रिकॉर्ड रखा जाएगा, चिंता न करें। तो चलिए, ये है आपके लिए रिसर्च निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। साल के आखिरी हफ्ते में पॉजिटिव रिटर्न आमतौर पर दिए जाते हैं दोनों ही इंडेक्स की तरफ से, ये ध्यान में रखें। इस बीच बेहद शानदार रिकवरी निचले स्तरों से आती हुई दिख रही है, तगड़ी रिकवरी है। और रिकवरी इस तरह की है कि अब 17,050 के ऊपर 16,985 होल्ड होने की कोशिश होगी पूरी, जो आप कह रहे थे इंपॉर्टेंट क्लोजिंग लेवल है। यस, सेंसेक्स तो पॉजिटिव भी हो गया सर, बिल्कुल होना चाहिए, लाल निशान से हरे निशान में आ चुका है। बैंक निफ्टी भी अच्छी रिकवरी, तो पूरे बाजार वही है 17,150 पे आपको कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ा प्रॉफिट बुक करके जगह बनानी पड़ेगी जी, और 16,900 के आसपास लेना, ताकि आपको हिम्मत करके लेना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल तो कंजेशन जोन पे बेचना है, सपोर्ट जोन पे लेना है, सपोर्ट जोन पे लेना है। बिल्कुल बढ़िया एक्शन है इस समय बाजार में, और थोड़ी देर में अनिल जी से उनकी स्ट्रैटेजी भी लेंगे। आइए तब तक चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चोपड़ा साहब, जो ये हफ्ते की शुरुआत में एक पैनिक सेलिंग आई थी, वहां से बढ़िया रिकवरी भी है, क्या नजरिया बन रहा है सर वापस 17,000 पर बाजार? गुड आफ्टरनून। मुझे लगता है कि कॉशन रखना बहुत जरूरी है, और नहीं है कि आप बिल्कुल बाइंग स्प्री में आ जाएं और जो मर्जी खरीदते जाएं। अभी भी ओमिक्रॉन रिलेटेड इश्यूज हैं, बहुत सारी कंट्रीज जैसे नेदरलैंड्स में लॉकडाउन हो गया, भारत में भी कई शहरों ने रात का लॉकडाउन लगा दिया है, या जो क्रिसमस न्यू ईयर को लेके पार्टीज हैं उसको बैन किया है कि लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, कई जगहों पे धारा 144 लगेगी। तो अभी भी फियर है। हालांकि मेरे को ये बात समझ में नहीं आती, ओमिक्रॉन से ऐसा कोई डैमेज देखने को कहीं पे भी नहीं मिला पूरी दुनिया में, बट जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो इन्फेक्शियस, जो इसका इन्फेक्शन रेट है वो बहुत हाई है, उससे डरते हुए लोग इस पे रिएक्ट कर रहे हैं और इसको तीसरी वेव का नाम भी दे रहे हैं, और कई लोग तो घातक भी बोल रहे हैं। बट अगेन, अगर हम ग्लोबल मार्केट्स को भी देखें तो मुझे लगता है कॉशियस अप्रोच रखने में कोई बुराई नहीं है। कल डाउ बंद होते होते एकदम से तेजी से नीचे गिरा था, तो लोग प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं, और अगर ये जो स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली है, अगर ये सस्टेन होती है तो बहुत अच्छी बात है। मेरा एक ही कहना है जो निवेशक हैं उनको और आपके दर्शकों को, कि हम लोग हाई बीटा सेक्टर्स में स्टॉक्स में ना रहें, और जो अर्निंग्स वाली अच्छी कंपनीज हैं, दिग्गज कंपनीज हैं, उसमें रहें, अच्छे सेक्टर्स में रहें जहां पर प्रॉमिस है, और ओवर एंड आउट जाके मतलब बाइंग करने का कोई औचित्य नहीं लगता मेरे को। और मुझे लगता है कि आईटी क्षेत्र बहुत अच्छा है, मेटल्स अच्छे हैं, चुनिंदा फार्मा क्षेत्र की कंपनीज अच्छी हैं, तो इन कंपनीज में रहें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, डिफेंसिव में रहें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स थोड़े से परेशान कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भारत में भी इंटरेस्ट रेट्स हार्डन करे जाएंगे या हो सकते हैं, तो उसके चलते हुए इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स जो भी हैं वहाँ पर थोड़ी बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो ऐसे क्षेत्र में रहे जहाँ पर कंजम्पशन स्ट्रांग हो, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव ना हो। जैसे मैंने कहा, मेटल्स अच्छे लगते हैं मेरे को, फार्मा अच्छा लगता है, आईटी अच्छा लगता है, तो ऐसे सेक्टर्स में रहे।
तो ये है आपके लिए चोपड़ा साहब की राय। और कौन से सेक्टर्स पर आपको रखनी है नजर, ये भी आपके सामने आते हुए। पर आइए, वागले साहब एक कॉल देने के लिए तैयार हैं और फिर सुमित जी की भी एक कॉल है। बिगुल पहले वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स को 1 आध रुपए नीचे दिया है। स्टॉक का नाम है FSL। कल जो BS सॉफ्ट में जो हमने बाइक के दिया था, सेम पैटर्न FSL में है और ये स्पेस भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो FSL बाय करके चले 183, 182, 50 ये रेंज में। आपका 180 के नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे लगता है ये 195 तक जाने के लिए तैयार है, जो आपको मंडे तक मिलनी चाहिए। बिल्कुल, ब्रेकआउट है फर्स्ट सोर्स में इस समय, नजर रखिए इस काउंटर पर। बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, छोटे वाले बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। स्टॉक का भाव चल रहा है 21 रुपए 20 पैसे, 21 रुपए 25 पैसे। स्टॉक का नाम है IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक। छोटे वाले बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर सडन मूव आया है, तो इन स्टॉक्स में मेरे को लग रहा है एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। मेरे रडार पे IOB आया है, इसको यहाँ पे खरीदारी करें। 19 रुपए 70 पैसे का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 23 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 25 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। जिस तरह का मोमेंटम सेंट्रल बैंक, IOB, उसके बाद यूको बैंक, इनके अंदर देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है ये स्टॉक यहां से एक बढ़िया और एक अच्छा मूव दिखा सकते हैं मोमेंटम ट्रेड के लिए। 23 रुपए से लेके 25 रुपए तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें IOB में। 19 रुपए 70-75 पैसे का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, तो ये है आपके लिए IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक, जहां पर खरीदारी करने की राय है सुमित जी की तरफ से। 23 रुपए और 25 रुपए, 2 टारगेट के लिए करें खरीदारी। ये बड़ी खबर आती हुई दिख रही है इस वक्त, बड़ी रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है IOB की तरफ के लिए, आपके लिए इस वक्त सुमित जी की तरफ से। फर्स्ट सोर्स फिलिप्स कार्बन, इंटरेस्टिंग, फिलिप्स कार्बन और फर्स्ट सोर्स दोनों ही RPG ग्रुप की कंपनी हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग खबरें दिख रही। तो चलिए, ये हैं वो स्टॉक्स जहाँ पर एक्शन भरपूर है। L&T फाइनेंस, बड़ी उम्मीद आई थी कि म्यूचुअल फंड कारोबार बिकेगा, शेयर बढ़ेगा। ये तो बढ़िया कि आशु जी शो में नहीं है। 6-7% आज नीचे, और इसलिए सुबह आपको ध्यान होगा कि मैं इसलिए पूछ रहा था कि कहाँ बेचना है इसको बजाय खरीदने की। आपने कहा बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ स्टोरी हो सकती है, लेकिन इतना गिरेगा ये शायद कुछ ज्यादा हो गया। यस सर। तो L&T फाइनेंस 6%, 6.5% नीचे है। क्यों शेयर में गिरावट क्यों आई है म्यूचुअल फंड कारोबार बिकने के बावजूद? देवांशी बता रही है हमें सारी डिटेल्स। देवांशी बताइए। बिल्कुल, तो पहली बात तो यही है अनिल जी, जो उम्मीद थी उससे कम वैल्यूएशंस पर ये डील होती हुई दिखी, और जितने भी एनालिस्ट मान के चल रहे थे उससे कम वैल्यूएशंस पर डील होने के चलते, और जैसे कि आपने कहा कि बाय ऑन रूमर्स और सेल ऑन न्यूज़ वाली भी खबर है, तो इन दोनों के चलते आज भारी गिरावट स्टॉक में आते हुए दिखी है। सबसे पहले मैं आपको खबर बता दूं, कंपनी अपने म्यूचुअल फंड कारोबार जो L&T इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, वहां पे उन्होंने अपना पूरा हिस्सा बेचा है। HSBC AMC को 100% हिस्सा बेचेगी, और ये जो डील होती हुई दिखी है वो $425 मिलियन में होती हुई दिखी है, जो कि अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो 3200 करोड़ के आसपास की है। और साथ ही अगर आप कंपनी का टोटल AUM देखें तो करीब 803 बिलियन रुपीस का होता हुआ दिख रहा है, और HSBC इसको खरीदता हुआ दिखेगा, तो HSBC की पोजीशन भी स्ट्रांग होती हुई दिखेगी। अब ये ऑलरेडी L&T फाइनेंस ने लंबे समय से कहा है कि कंपनी अपने सब्सिडरीज में हिस्सा बेचना चाहती है, अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करना चाहती है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये काफी पॉजिटिव है। L&T फाइनेंस के पास काफी कैश आता हुआ दिखेगा, और यहाँ से लेंडिंग भी काफी मजबूत होती हुई दिखेगी। लेकिन आज के दिन में गिरावट इसलिए आती हुई दिखी है क्योंकि आप देखिए जो वैल्यूएशंस पर ये डील होती हुई दिखी है वो एनालिस्ट जो एस्टिमेट करके चल रहे थे उससे काफ़ी लोअर लेवल्स पर है। जैसे कि अगर आप कोटक सिक्योरिटीज़ को देखें तो उनका कहना है कि ऑलमोस्ट 20 टाइम्स FY23 EPS पर उनका अनुमान था कि ये डील हो सकती है। उसके मुताबिक केवल 16 टाइम्स FY23 EPS पर ये डील होती हुई दिखी है, जो कि काफ़ी नीचे है। और दूसरी तरफ अगर आप इनके पियर्स जो दूसरे म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जैसे कि नाम इंडिया है, HDFC है, इन सब के अगर आप ओवरऑल वैल्यूएशंस देखते हैं यानी कि AUM मार्केट कैप वर्सेस AUM, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन L&T का काफ़ी कम है, और इसी लेवल पर डील होती हुई दिखी है। और इसी के चलते एनालिस्ट और जो निवेशक हैं उनको काफी निराशा हुई है। इसके चलते आप देखिए 6.5% की गिरावट स्टॉक में आज देखने मिली है। तो बाजार के अनुमान से कम वैल्यूएशन पर डील होती हुई दिखी है, और इसलिए आप देख रहे हैं स्टॉक की भी पिटाई हो रही है। चोपड़ा साहब, L&T फाइनेंस क्या राय रखते हैं सर? ये करेक्शन कैप्चर कर रहा है जिस तरह से पॉजिटिविटी बनी थी, और थोड़ा जो डील का डिसअपॉइंटमेंट उसके बाद का आया है, या फिर और करेक्शन आ सकता है सर? बाजार में कहावत है कि नेवर ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ।
और मुझे लगता है कि जिस तरीके की गिरावट देखने को मिली है उसको थमना बहुत ज़रूरी है, और बिल्कुल भी जो नए निवेशक है उनको कूद के नहीं खरीदना चाहिए, और इस गिरावट को थमने दीजिए, और जहाँ पे थमेगा उसके पश्चात हम डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर हमें बाइंग करनी है कि नहीं करनी है। बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस हैं। मैंने पहले भी बोला कि मुझे लगता है जो पूरा फाइनेंस क्षेत्र है वो प्रेशर में रह सकता है, क्योंकि आगे इंटरेस्ट रेट्स अगर हार्डन होते हैं जिस तरीके से इन्फ्लेशन परेशान कर रही है सेंट्रल बैंकर्स को, तो जितने भी फाइनेंशियल शेयर्स हैं, बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, या जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव ऑटो हैं, या इवन रियल एस्टेट है जहाँ पे मैं फेयरली बुलिश हूँ, बट फिर भी मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट बढ़ने से थोड़ा सा रियल एस्टेट सेक्टर पर नेगेटिव असर आएगा। तो अभी तो बिल्कुल भी फाइनेंशियल स्टॉक्स पे मेरा ध्यान नहीं है, और मेरा ये मानना है कि इस बात से काफ़ी कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत परेशान कर रही है और आगे शायद करने ही वाली अगर इसको ढंग से संभाला नहीं गया तो फिलहाल तो मैं एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। तो देखते हैं कहाँ जाके रुकावट होती है, जहाँ पे कंसोलिडेशन हो जाए उसके पश्चात हम डिसाइड करेंगे कि इसको लेना है कि नहीं लेना। ओके, तो गिरने दे, गिर के रुकेगा तब सोचेंगे, अभी नहीं। ये राय है आपके लिए एल&टी फाइनेंस पर चोपड़ा साहब की तरफ से। सेठी साहब भी तैयार हैं। आइए मुलाकात का वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सेठी साहब, क्या इरादा है? आप तो खरीदेंगी? बिल्कुल अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। खरीदारी करनी है, 2 कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं। दोनों कैश मार्केट स्टॉक। पहला बताओ सर। बिल्कुल अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है बहुत दिनों बाद रडार पे आया है, ये स्टॉक मेरा फेवरेट स्टॉक रहा है। स्टॉक का नाम है आरपीएसजी वेंचर्स, जो कि अभी 722 रुपए के लेवल पे ट्रेड करता है। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी आरपीएसजी ग्रुप की, आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की, और थोड़ी देर पहले वागले जी ने रिकमेंड किया एफएसएल को। एफएसएल जो कंपनी है जिसके स्टॉक में पिछले 3-4 दिनों में जबरदस्त तेजी आई है, 155 रुपए के लेवल से बढ़ के आज 185 के लेवल पे आ गया, उसकी ये होल्डिंग कंपनी है। इस कंपनी के पास एफएसएल में 53.66% स्टेक है, जिसकी वैल्यू, ये जो 53.66% की वैल्यू आती है 6,850 करोड़ आज के एफएसएल के मार्केट प्राइस के हिसाब से। एफएसएल का मार्केट कैप करीबन 13,000 करोड़ के आसपास आता है, जबकि इस कंपनी की खुद की मार्केट कैप सिर्फ 2,000 करोड़ है। मतलब इसके पास स्टेक है 7,000 करोड़ के आसपास की और खुद की मार्केट कैप है 2,000 करोड़। बाकी इस कंपनी के अलग भी कारोबार है और कई सारे, जैसे क्वेस्ट मॉल है कलकत्ता का, जो कई बार अपनी चर्चा हुई तो आप भी याद रखते हैं, मैं भी याद रखता हूँ। बाकी कुछ रेस्टोरेंट चेन भी है कोलकाता, दिल्ली और एनसीआर रीजन में। फिर इनका 2M करके एफएमसीजी का भी ब्रांड है, जो कि विराट कोहली इंडोर्स करते हैं। बाकी FISGI अराउंड 33% स्टेक इस कंपनी में ओन करते हैं, और ये स्टॉक पिछले साल का मेरा फेवरेट स्टॉक था। 230 के लेवल पे ओरिजिनली आइडेंटिफाई किया हुआ स्टॉक है, जो कि ऊपर में 1140-45 के लेवल टच किए और वहां से अच्छा खासा करेक्ट होके आज इन लेवल्स पे अवेलेबल है। मुझे लगता है बहुत ही डीपली अंडरवैल्यूड स्टॉक है। इस स्टॉक को अब वापिस से इन लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म का मेरा टारगेट है 760 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 700 रुपए। ओके, 700 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 760 का रखे टारगेट। और मैंने कहा था कि आज सारी रिकमेंडेशन जो आ रही है सेठी साहब, उस समय मैंने आपको याद भी कर लिया था, शायद आपको पता चला होगा। नहीं बिल्कुल अनिल जी, हाँ, आप चला ना? सुनता हूँ, आप ही को सुनता हूँ अनिल जी। तो और अनिल जी, इसमें एक चीज ऐड करनी है, ये फिलिप्स कार्बन ब्लैक की भी चर्चा हो रही थी। वही तो। इस स्टॉक को अनिल जी परसों जब आपके बी बिजनेस के स्पेशल जो ब्रेकिंग न्यूज थी ग्रेफाइट के प्राइसेस पे, तब मैंने भेजा था आपको SMS, आपने जिक्र भी किया था ऑन एयर। और कल शाम के शो बाजार आज और कल में मेरी लॉन्ग टर्म पिक भी फिलिप्स कार्बन ब्लैक था, 225 के लेवल पे कल रिकमेंड किया, जो आज सुबह जिन लेवल्स पे अवेलेबल था, और अभी 233-34 के लेवल है। बट ऐसे मेरा इसमें 300 रुपए का लॉन्ग टर्म का टारगेट है। इसलिए तो हिमांशु जी ने पहले आज फिलिप्स कार्बन, वागले साहब ने फर्स्ट सोर्स, मैं समझ तो गया था एक आध स्टॉक तो आ ही सकता है सेठी साहब की तरफ से। अब वो CSC होगा या RPSG वेंचर होगा या कोई और, वही देखने वाली बात थी। तो यहाँ पर RPSG वेंचर्स यानी कि पूरे ग्रुप के स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी बनती दिख रही है। 760 के टारगेट के लिए ये खरीदारी, 1 मिनट, हाँ 760 बराबर है टारगेट, 760 के टारगेट के लिए करे खरीदारी। और ये वो स्टॉक है जिस पर गहरी पकड़ है सेठी साहब की, लगभग हर बार टारगेट्स हासिल होते हैं। बनाए सेठी साहब दूसरा स्टॉक आज के लिए।
दूसरा स्टॉक अनिल जी उस सेक्टर से है जो आज बिल्कुल फोकस में है। आज क्या, पिछले कुछ दिनों से जब बाजार में गिरावट भी थी तब भी ये स्टॉक सेक्टर परफॉर्म कर रहा था, आईटी सेक्टर। और वहां से एक मिड कैप आईटी स्टॉक जो कि रेपिटेटिव हो रहा हूँ, बार बार आता है, बट एक बार बढ़ने के बाद जब वापस से करेक्ट होके चलने लगता है तब रडार पे आता है। सोनाटा सॉफ्टवेयर 840 के लेवल पे अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक सॉलिड कंपनी है जो कि प्लेटफॉर्म लेड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के कारोबार में है। रिटेल, ट्रैवल और मैन्युफैक्चरिंग इन सब इंडस्ट्रीज को कैटर करती है जहां पे ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज है। फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 27% का, डेट इक्विटी रेशियो 0.1, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 37% का और पिछले 3 साल का पैट का कैगर रहा है 20%। कंपनी ने लास्ट ईयर 20 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड भी दिया है। और बाकी अनिल जी इसमें FIIs DIIs की अराउंड 28% हिस्सेदारी है और जिसमें सिर्फ FIIs की मैं स्टेक देख रहा था, दिसंबर 2020 में 11.9% ओन करते थे इस कंपनी में और अब बढ़ के सितंबर में हो गई है वो 16.5%। तो FIIs का लगातार भरोसा रहा है। फिर बाजार के दिग्गज हेमेंद्र कोठारी जी अराउंड 10% ओन करते हैं और सितंबर क्वार्टर में बहुत ही सॉलिड नतीजे थे इसके। 91 करोड़ का पैट था जो कि पिछले साल 57 करोड़ का था। मुझे लगता है ये स्टॉक 840 इस लेवल पे खरीदना चाहिए। 875 के शॉर्ट टर्म टारगेट है, 825 रुपए का स्टॉप लॉस रखता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय। सोनाटा सॉफ्टवेयर, इस पर भी करें खरीदारी, साथ ही RPSG वेंचर्स यहां पर भी रखनी है नजर। तो मिड कैप आईटी के एक और बेहतरीन कैश पिक आपके लिए आती हुई इस समय सेठी साहब की तरफ से। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए हिमांशु जी के पास चलते हैं, उनके लिए बिगुल BTSTT का। बताएं सर। दीपांशु जी, शॉर्ट साइड का एक आइडिया आया है जहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉक का नाम है इंडियन होटल। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे चार्ट फॉर्मेशन तो आज यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन होते हुए नजर आया है और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो ब्रेकडाउन है ये स्टॉक को 170 और 165 रुपए की तरफ ले जाता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉक ने सुबह गिरावट दी, उसके बाद एक बहुत छोटा सा एक रिबाउंड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन सुबह से जो यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप है वो अभी भी काफी एक्टिव है और मोर इंपॉर्टेंटली 180 के स्ट्राइक में जो एक्टिव पुट राइटर था, जो सपोर्ट था, वहां पर अनवाइंडिंग ऑलरेडी होते हुए नजर आ रही है। तो मुझे लगता है इंडियन होटल में बिकवाली करके चला जा सकता है। 181 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। 178 के लेवल्स पे शॉर्ट करें। 170 और 166 तक के दो टारगेट्स मुझे लगता है आपको मंडे तक देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो इंडियन होटल्स इस पर करनी है आपको बिकवाली, ये है राय हिमांशु जी की तरफ से। आइए बाजार में क्या करना है, थोड़ा रिकवरी के बाद फिर से हल्की सुस्ती लौटती हुई दिख रही है। चलते हैं अनिल जी के पास मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। ओवर टू यू सर, क्योंकि मेरे पास कोई अपडेट देने के लिए नहीं, कुछ तो बताना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है। मैं कैसे बोलूं कुछ भी बिना कोई मतलब ऐसे क्यू संकेत के, ऐसे कोई ऐसा थोड़ी ऐसा बटन दबाया अनिल जी शुरू हो जाओ। मैं बोल भी दो तो हम दिखाएंगे क्या। डाउ फ्यूचर्स तो सुबह 4 बजे से बंद हो चुका है, यूरोप कल शाम तो आप ये कहिए, देखिए अनिल जी ग्लोबल मार्केट्स एकदम स्टेबल है, एकदम स्टेबल। डाउ फ्यूचर में कोई बदलाव नहीं है, 200 के 2 से ऊपर कब से चल रहे हैं, 24 घंटे पहले से, ठीक है। और यूरोप के बाजारों में कोई बदलाव नहीं, छुट्टी है, बढ़िया मूव है। हाँ नहीं, कम से कम ये तो संकेत तो है ना, बिना बदलाव के भी संकेत है। ओके, एशिया से ठीक था आज सर। एशिया के हाफ डे काफी सारे बाजारों में था सर और ठीक ट्रेड हुआ। ऐसे हमारे तो हाफ डे का कॉन्सेप्ट ही नहीं है सर। आज तक कभी हाफ डे करना मतलब पूरे करना है, एक्सेप्ट एक दिवाली के दिन, हाँ वो भी मोरल ट्रेडिंग, बाकी तो कभी हाफ डे आज तक नहीं। यूएस में भी होता है हाफ डे, कई जगह कॉन्सेप्ट लाना चाहिए। हाँ, वैसे पहले तो हम फुल डे की मांग करते करते थक गए, हाफ डे पे आ गए एक्चुअली। तो चलिए एनीवे, बाजार 17,033 पर निफ्टी पर है। 17,000 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए और नहीं होगा, इस बात की पूरी संभावना है। तो दीप 16,950 से 17,015 क्लोजिंग बेसिस पर ये 30 पॉइंट की रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 16,950 से 17,015, आई होप कि उसके नीचे बंद ना हो। रीजन 17,000 पर 67 लाख शेयरों का, 67 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है इस मंथली सीरीज की एक्सपायरी के लिहाज से, इसलिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। प्लस 17,000 के कॉल्स पर भी 54 लाख शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जो आपको 17,000 के आसपास या नीचे आने पर जो कॉल राइटर्स बैठे हैं, 54 लाख शेयर कम नहीं है,
वो भी अपनी शॉर्ट पोजीशन को कम करने की कोशिश करेंगे। इसलिए भी करेंगे कि एक डिप मिली और डिप मिलने के बाद बाजार वापस से ऊपर आ गया, 17,000 के ऊपर बंद देने की कोशिश कर रहा है और साल के आखिरी हफ्ते में एफआईएस का रुझान कम होता है, बिकवाली कम होती रहे, 1-1.5% अगर मजबूत रहते हैं आमतौर पर इंडेक्स, तो फिर क्यों शॉर्ट रखा जाए। तो शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल जाएगा, पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, इसलिए मैं 17,000 से नीचे की बहुत ज्यादा रिस्क देख नहीं रहा। पहली चीज, ऊपर कितना जा सकता है, 17,100 के ऊपर बंद होंगे इसकी संभावना भी काफी कम है। 47 लाख शेयर वहां पर हैं कॉल्स में, 23 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, तो 17,100 17,200 की रेंज जो है कॉल राइटिंग के लिहाज से आपके लिए रुकावट का काम करेगी। तो 17,100 17,200 की रेंज में बेचना है, 16,900 17,000 की रेंज में खरीदना है, 16,985 और 17,015 की रेंज 17,035 गिन ले ज्यादा से ज्यादा, इस रेंज में कहीं कहीं शायद बाजार बंद होने की कोशिश करें आज। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी, 35,000 के आसपास ही लड़ाई झगड़े वाला लेवल है। जो कॉन्फिडेंस 17,000 के ऊपर का निफ्टी में, वो कॉन्फिडेंस बैंक निफ्टी में नहीं है 35,000 के ऊपर का, क्योंकि 35,000 के कॉल्स पे ज्यादा राइटिंग होकर रखी है 19 लाख शेयर की, लेकिन 35,000 के पुट पर भी 15 लाख शेयर हैं। तो अब जैसे जैसे आप 35,000 के आसपास या इसको ऊपर आएंगे, नीचे आएंगे तो आपको थोड़ी खरीदारी आ जाएगी, ऊपर आएंगे तो थोड़ी बिकवाली आती देखिए। तो ऐसा लग रहा है 35,000 के आसपास ही कोशिश करेगा। तो अगर आज 35,000 35,100 की रेंज में बंद हो जाते हैं बैंक निफ्टी पर, ये अपने आप में अच्छा संकेत है। तो डेटा 35,000 के आसपास ही रहने के संकेत बैंक निफ्टी में भी दे रहे हैं। लेकिन अगर नीचे गए तो फिर सीधा 300 पॉइंट की जगह, पहले बीच में कोई ढंग का सपोर्ट है नहीं, फिर सीधा 34,700 आता है। इसलिए अगर बैंक निफ्टी कमजोर हो गया तो आपका निफ्टी 16,985 के नीचे बंद होगा, और निफ्टी अगर थोड़ा मजबूत हो गया तो बैंक निफ्टी 35,000 के आसपास बंद हो जाएगा। ये डेटा दिखा रहे हैं, क्योंकि डेटा कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए वेट एंड वॉच देखते हैं क्या। बट मेरे को कोई ऐसा खराब नहीं दिख रहा बिल की जिसकी वजह से आपको डर लगे कि यार बहुत बेच दे कर दे। और 17,150 से 16,900 250 917, हाँ 250 पॉइंट का ऊपर से करेक्शन इंट्राडे में ठीक हो गया। तो करेक्शन जितना चाहिए था उतना मिल गया। ठीक है, तो अब और गिरने की संभावना कम है। क्लियर है सर। तो चलिए, ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से बाजार पर पूरी स्ट्रैटेजी पर। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी है भरपूर, और एक स्टॉक सर लगातार चर्चा में रहते हैं, आपके रेडार पर भी कई बार आया है, इस बार कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग इस काउंटर में हो रहा है, और ये हमें बता रहे हैं आशीष। स्टॉक का नाम ऑफ कोर्स है वेदांता। बताइए आशीष, अब वेदांता क्या प्लान कर रहा है? देखिए, बड़ा डाइवर्सिफिकेशन लगातार हम बता रहे हैं कि वेदांता की ओर से देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अनिल अग्रवाल जी के इंटरव्यूज में मैंने काफ़ी बार देखा भी है किस प्रकार से फोकस कर रहे हैं कि भारत को जो है आत्मनिर्भर बनाया जाए। और अब उनका जो प्लान है कि भारत में जो है सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करने का, और वैसे देखिए भारत में बिल्कुल इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है, और जिस प्रकार का बड़ा डिसरप्शन देखने को मिला है, जिसके चलते शॉर्टेज आई है, पूरे ऑटो सेक्टर पर इम्पैक्ट देखने को मिला है, इसके लिए बहुत बड़ा निवेश करने जा रहे हैं। 45 से 60,000 करोड़ का जो है निवेश करने की योजना है। और अभी फिलहाल देखिए, क्योंकि इसके लिए ज़मीन काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगी, तो राज्य सरकारों से नेगोशिएशन चल रहा है कि कहाँ पे ज़मीन हो, कितनी ज़मीन हो, किस भाव पर हो, इसके ऊपर चल रहा है। लेकिन देखिए, तैयारी काफ़ी लंबे समय से चल रही है। इससे पहले इन्होंने एलजी के साथ बात करके शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन समहाउ वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब इन्होंने कार्लाइल ग्रुप से जो है जापान की कंपनी में हिस्सा खरीदा, और उसके साथ जेवी बनाकर अब वेदांता ग्रुप जो है इसमें भारत में जो है मैन्युफैक्चरिंग करेगा। और बढ़िया बात है कि इसमें विजिबिलिटी भी नजर आ रही है, 2024 के अंत तक जो है इसमें कमर्शियल प्रोडक्शन जो है शुरू हो जाएगा। और अच्छी बात है कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा जो है भारत को ही होगा, क्योंकि 80% जो इसका प्रोडक्शन होगा इसका उपयोग भारत में किया जाएगा, बाकी का 20% जो है एक्सपोर्ट होगा। तो वेदांता के लिए अच्छी खबर है, साथ में जो पूरा ऑटो सेक्टर है इसके लिए भी एक बड़ी राहत है। तो ऑटो सेक्टर के लिए बड़ी राहत की खबर, वेदांता के लिए अच्छी खबर, और ऑटो सेक्टर के लिए अच्छी खबर आती दिख रही, स्पेशली मारुति के लिए बड़ी बिग ब्रेकिंग है। जरा मारुति की बिग ब्रेकिंग देख लें एक बार। मारुति के लिए अच्छी खबर आती दिख रही है, और वो सुजुकी से आ रही, जो मारुति की जापानीज पार्टनर है, और वो ये कह रहे हैं कि कोरोना और चिप की कमी के बावजूद मारुति में वो अपना निवेश जारी रखेंगे, और मारुति को वो बड़े प्लान के तौर पर देख रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज जो दिख रही है दीप, वो ये कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्पेस में मारुति को लेकर सुजुकी बड़ी योजना बना रही है फाइनली। ये इंटरेस्टिंग, ये गेम चेंजिंग खबर है, क्योंकि हाँ मार्केट लीडर है। और अगर टाटा मोटर्स के बाद अगर मारुति अब इस तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और ब्लूमबर्ग के हवाले से ये रिपोर्ट आती दिख रही है, और ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस में जो जिन्होंने ये रिपोर्ट लिखी है वो काफ़ी सीनियर इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट माने जाते हैं, और उनकी रिपोर्ट को बड़ा रेस्पेक्ट से देखा जाता है। जापान के ये एक नाम तो मुश्किल है मेरे लिए पढ़ना, जापान के एनालिस्ट है ये, बहुत ही इंटेलिजेंट एनालिस्ट माने जाते हैं, सुजुकी को वो कवर करते हैं। तो सुजुकी पर रिपोर्ट लिखी है उन्होंने, और वो मारुति को लेकर लिखी है। तो मारुति के लिए बड़ी खबर आती है दिख रही है, इंटरेस्टिंग खबर आती दिख रही है। और क्या डिटेल्स एक बार जरा आप भी देखें
मारुति को लेकर जो आ रही हैं इस वक्त, ये बड़ी खबर है इस वक्त। बिल्कुल सर, तो ऑलरेडी इस का अगर मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं तो सुजुकी और टोयोटा की पार्टनरशिप है ग्लोबल लेवल पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। उस पार्टनरशिप को अगर आप लेवरेज करें तो फिर भारत में एक बड़ी आपको सिनर्जी बन सकती है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर इन दोनों कंपनीज ने डिसाइड किया हुआ है कि ईवी का प्लेटफॉर्म, सर बेसिकली कार कंपनीज के लिए सबसे बड़ा निवेश यही होता है कि नया प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है अगर आप कोई भी व्हीकल लॉन्च कर रहे हैं, या फिर एक प्लेटफॉर्म पे 3 या 4 गाड़ियां चलती हैं। अब क्योंकि ईवीज की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कंप्लीटली डिफरेंट रहती है बाकी कार्यों की तरफ से, तो इन्वेस्टमेंट जो इनिशियली ईवी में जाएगा वो काफी ज्यादा होगा। तो अगर 2 दिग्गज ग्लोबल कंपनी साथ मिलकर ये काम कर रही हैं तो एक तो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो बड़ी चीज रहेगी। दूसरी बात यहाँ पर ऑफ कोर्स आपको एडवांटेज मिलेगा कि मारुति ऑलरेडी भारत में मार्केट लीडर है, तो इसकी अगर सिनर्जी देखें तो काफी बड़ा फायदा कंपनी को आ सकता है। हालांकि आरसी भार्गव साहब ने पहले कहा है कि 2025 तक ही ये ईवी लेकर आएंगे, पर जिस तरह से सरकार की तरफ से ईवी का पुश बन रहा है और जिस तरह से ग्लोबली हम देख रहे हैं कि ईवी का एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, अब लग रहा है कि बड़े प्लान्स मारुति के भी इस स्पेस में आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो एक गेम चेंजर हो सकता है अगर मारुति फाइनली अपना ईवी का कामकाज या कुछ एक लॉन्च टाइमलाइन या कुछ प्रोडक्ट लॉन्च टाइमलाइन इसको लेकर आए। तो सुजुकी अगर बड़ी योजना बना रही है तो डेफिनेटली भारत तो ऑब्वियसली इनकी सबसे बड़ी मार्केट है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर भी है ऑन अ ग्लोबल स्केल, तो बड़ा फायदा हो सकता है सर। बड़ा फायदा मारुति के लिए हो सकता है, गेम चेंजर हो सकता है अगर इस लेवल पर आए। तो एक बार चोपड़ा साहब से राय लेंगे, उससे पहले जल्दी से पहले चार्ट्स पर राय लेना जरूरी है और लेंगे कुणाल जी से। कुणाल जी, मारुति के चार्ट्स। अनिल जी देखिए, चार्ट भी सपोर्ट कर रहे हैं इस थीसिस को। अनिल जी चार्ट अच्छे हैं, कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस नजर आ रही है मौजूदा स्तरों के आसपास, यानी कि 7600 पर रेजिस्टेंस है। ये लेवल्स जैसे ही मारुति निकाल लेगा आपको इसमें एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा, तो मुझे लगता है रेडार पर रखना चाहिए। मारुति में एक ब्रेकआउट ड्यू है, लेकिन 7600 के ऊपर खरीदेंगे और फिर मुझे लगता है 8300 तक की एक रैली आपको देखने को मिलेगी। तो वेट एंड वॉच करने की फिलहाल, लेकिन इसको रडार पर रखने की राय। क्योंकि रडार पे रखें, वेट एंड वॉच करें, ये राय है आपके लिए मारुति पर। चोपड़ा साहब, मारुति के लिए कितनी बड़ी खबर है ये, और क्या वाकई में मारुति में निवेश बनता है? बड़ी खबर ये है, और ये काफी समय से ये बात थी खबरों में कि ऐसा कुछ होने वाला है, मगर अब कंफर्मेशन आया है तो ये अच्छी खबर है। जहां पे आरसी भार्गव जी पहले कह रहे थे कि वो लोग ईवी पे फोकस नहीं करेंगे और अब फुल फोकस के साथ ये कंपनी काम करना चाहती है और रिसर्च करना चाहती है। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बोलूँगा, जिस तरीके से सेमीकंडक्टर्स पे निवेश की बात है, थोड़े दिन पहले सरकार ने भी एक स्कीम निकाली थी, इससे निवेश के लिए बात की थी कि निवेश किया जाएगा, और अभी अनिल अग्रवाल जी भी बोल रहे हैं कि सेमीकंडक्टर्स, जो कि आज की किसी भी नए व्हीकल में या किसी भी नई टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर्स के बिना संभव ही नहीं है। जो हम बातचीत कर रहे हैं स्काइप के थ्रू, वो भी सेमीकंडक्टर्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, इस टेक्नोलॉजी के बगैर हम लोग काम ही नहीं कर सकते आज के समय में। तो मुझे लगता है कि ये जो बहुत ही अच्छा स्टेप है, अगर बड़े कॉर्पोरेट सामने आते हैं, निवेश करते हैं, गवर्नमेंट उनकी मदद करती है, तो सेमीकंडक्टर की जो कहीं ना कहीं जो घुटने टिका दिए गए थे पूरी दुनिया के, ताइवान और चीन जो पूरे के पूरे मार्केट को कहीं ना कहीं कैप्चर करके बैठे हुए हैं, कोरिया भी, तो मुझे लगता है अगर भारत एक अच्छा हब बन सके सेमीकंडक्टर्स, इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। नंबर 2, जो टेक्नोलॉजी है सुजुकी के पास, दिग्गज कंपनी है, पूरी दुनिया में जानी जाती है, और अपनी अगर कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आएगी और नए ईवीज लॉन्च करेंगे, मुझे लगता है कि मारुति एक ऐसी कंपनी है जो इस देश की साइकी को समझती है। ऐसी बहुत कम कंपनियां हैं जो इतने लंबे समय तक इतने बड़े मार्केट शेयर को कैप्चर करके बैठी रही हैं, तो मारुति उनमें से एक, और वो इस देश की जनता की साइकी को समझते हैं। यहाँ पे फोर्ड और जीएम जैसी बड़ी कंपनियां भी यहाँ से वापस चली गई, हार्ले डेविडसन भी अपने पैर यहाँ नहीं जमा पाई, और वहीं पर मारुति यहाँ पे करीब पिछले 35-40 सालों से मार्केट लीडर है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी खबर है मारुति के लिए, और पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए स्टॉक को। तो अच्छी खबर मारुति के लिए, ये राय है आपके लिए चोपड़ा साहब की तरफ से। आइए बढ़ते हैं आगे और वक्त है भसीन साहब से मुलाकात करने का। भसीन साहब, स्वागत है सर, बताएं आपके अपडेट्स और उसके बाद लेते हैं फ्रेश कॉल्स भी। तो अपडेट सर, आपको सीमेंस बॉश कल दिलाया था, वो बने हुए हैं, और आज सुबह आपको आईएक्स और आरईसी कहा था, वो भी वही है। तो अभी भी मैं कहूंगा उनमें निवेश कीजिए। सुबह आपको कहा था मॉर्निंग डिप विल बी एन अपॉर्चुनिटी, और आई विल बी सरप्राइज्ड इफ नेक्स्ट वीक वी डोंट हिट 17200 एंड मे बियॉन्ड। तो मेरे को एक्सपायरी की एक वीक 17200 to 400 दिख रही है, इस कारण से लेने की चेष्टा करिए। और आई थिंक रिलायंस विल लीड द पैक
आपको याद है 2265 पे मैंने कहा था रिलायंस लीड, और देखिए कहां से कहां पहुंच गया। बैंक्स की बारी है, 35,000 हैज बीन वेल डिफेंडेड। अब आपके लिए 2 बाइज हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी सर बताएं प्लीज। बात आपने टिप्पणी पूछी थी मारुति पे, इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती सर, क्योंकि सुजुकी ग्लोबली सेइंग कि इंडिया जैसा बेडरॉक प्लेस हो ही नहीं सकता, और अगर आप वो कह रहे हैं तो ब्रेड एंड बटर में अगर वो भी आ जाएंगे ईवी में, तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन आ सकती है। एंड दे विल एग्जिस्ट बोथ द आईसी एंड द ईवी साइड। तो आई थिंक मारुति इज अ नो ब्रेनर एट दीज प्राइसेस, बिकॉज इस क्वार्टर में उनके रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया है। चिप शॉर्टेज के बावजूद दे विल कम आउट विद रिकॉर्ड नंबर्स। आज का टॉप पिक है सर, आपने पढ़ा होगा GMR हैज गॉट द अप्रूवल ऑफ डीमर्जिंग देयर बिजनेसेस अदर फ्रॉम द एयरपोर्ट। मुझे लगता है यहाँ से री रेटिंग आ सकती है। 42 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 41, 45 का फर्स्ट टारगेट है। दूसरा बाय मेरा फेवरेट है अशोक लीलैंड, 23 में लीजिए, 21 रुपए का स्टॉप लॉस, 28 रुपए का टारगेट। यह है आपके लिए 2 खरीदारी करने की राय। पहला GMR इंफ्रा, यहाँ पर करें खरीदारी, 42 के आसपास खरीदिए, अभी 42.75 के आसपास चल रहा है, थोड़ा नीचे आए ऐड करिए, 41 रुपए पर लीजिए, 41 पर स्टॉप लॉस लगाइए, माफ कीजिएगा, 45 का टारगेट। अशोक लेलैंड 123 के आसपास खरीदना है, 121 का स्टॉप लॉस लगाना है, 128 के टारगेट के लिए। तो ये 2 बढ़िया मिड कैप स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी करने की राय बसीन साहब की तरफ से। धन्यवाद सर। सोमवार सुबह फिर से मुलाकात, आपसे लेंगे कुछ और बेहतरीन पिक्स भी इस वक्त। आइए आशीष हमारे साथ। आशीष, आप वेदांता पर पूरी बात कर चुके हैं, बाकी रह गई थी? नहीं सर, पूरी बात कंप्लीट हो गई, सारी इन्फॉर्मेशन। तो जो चिप्स और सेमीकंडक्टर्स वेदांता भी बनाने जा रही? हाँ सर। तो मतलब ये भी सप्लाई तो इन्हीं को करेंगे? हाँ, ऑटो 80% तो डोमेस्टिक मार्केट में ही होगा, और ऑटो कंपनियों को 40-45% मार्केट शेयर तो मारुति के पास है। अच्छा, तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो मारुति होगा। तो चलिए, मारुति के लिए बार बार लगातार अच्छी खबरें सब तरफ से आती हुई दिख रही हैं। बिल्कुल, तो वेदांता भी चिप्स बनाने की तैयारी में, चिप्स की शॉर्टेज पर भी थोड़ी राहत, और ऑफ कोर्स ईवी के प्लान्स आपको मारुति के आ रहे हैं। तो 2 दिग्गज स्टॉक्स मारुति वेदांता दोनों को रखे रेडार पर। ऑफ कोर्स कनेक्शन अभी अभी बना है, बट खबरें अलग थी दोनों कंपनीज के लिए। मूव यहां पर आपको आती हुई दिख रही है। आइए कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको मूव अच्छी आती हुई दिख रही है इस समय। हालांकि ऊपरी स्तरों से उतार चढ़ाव बाजार में चला हुआ है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन फिर से आपको एक बार बनते हुए दिख रहा है, और थोड़ी थोड़ी अच्छी मूव आज आई है मेट्रोपोलिस में। थोड़ी सुस्ती दिखा रहा था पिछले कुछ दिनों से, इनफैक्ट आज सुबह गिरावट के साथ खुला था, बट वापस अब एक्शन में आया है मेट्रोपोलिस। हिमांशु जी, कोई राय इसके चार्ट पर सर? दीपांशु जी, देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर और सेटअप इस स्टॉक का पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ही ये स्टॉक हायर एंड पर पहुंचता है अपने 3,400 या पहले 3,300, इसके लिए जो अपर रेजिस्टेंस जोन होती थी, उस लेवल पर यूजुअली ये वॉलेटिलिटी दिखाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सेटअप पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम चेज करने की जगह डिप पर इसको खरीदें, और फिलहाल के लिए जो अच्छा सपोर्ट यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो 3,200 के आसपास है। पोजिशनल तौर पर 3,100 के नीचे का स्टॉप लॉस है, और अपसाइड मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं 3,500 तक के टारगेट्स आपको शॉर्ट टर्म में आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो 3,500 के टारगेट्स के लिए नजर रखिए आप मेट्रोपोलिस पर, जो इस समय एक्शन में। ई क्लर्क्स, सुमित जी जरा इस पर राय दें। आज सुबह भी इसकी बात हो रही थी, शरद जी इसको रेकमेंड भी करके गए थे। ई क्लर्क्स का चार्ट कैसा दिखता है, क्योंकि बाकी भी मिड कैप आईटी काउंटर्स तेजी में है? दिवांशु, देखिए चार्ट तो स्ट्रांग है, एक तेजी के बाद स्टॉक ऊपरी लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है। आने वाले दिनों में स्टॉक में मोमेंटम बनेगा और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। स्टॉक के अंदर आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, जिसमें यहाँ से 100 से 150 रुपए का चाल ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो लोग होल्ड करें। 2500 2550 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में ई क्लर्क्स के अंदर देखने को मिलने चाहिए। स्टॉक का जो नीचे के अंदर सपोर्ट है 2240 2250 के आसपास है, तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए लॉन्ग पोजीशंस के लिए। आपके लिए ई क्लर्क्स इस पर रखें नजर। चोपड़ा साहब जरा बायोकॉन पर अपनी राय दें। कल इसी समय काफी सारी खबरें चल रही थी बाजार में, कंपनी की तरफ से एक मैसेज आया था कि हम एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं। काफी सारे लोगों के स्पेकुलेशन हुए, अनाउंसमेंट आया एक टेस्टिंग को लेकर, बट बाजार उससे ज्यादा खुश नहीं, एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही थी। बायोकॉन क्या राय रखते हैं सर, वापस फिसलता हुआ आज 350 के लेवल पर? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से डैमेज इसमें देखने को मिला, और करीब 6 महीने पहले इसका एक डेथ क्रॉस बना था, और वहाँ से लेकर अभी तक स्टॉक नहीं संभल पाया। और मुझे लगता है कि जब तक इसके अंदर कुछ सब्सटैंशियल अच्छी खबर नहीं आएगी, तब तक ये यहीं कहीं घूमता रहेगा और रेंज में रहेगा।
हालांकि अच्छी कंपनी है, बायोसिमिलर्स में बहुत अच्छा काम करती है, एपीआईज में अच्छा काम करती है, और किरण मजूमदार शाह इस देश की जानी मानी महिला कॉर्पोरेट दिग्गज हैं और बहुत रिस्पेक्टेड भी हैं, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी ये कंपनी बहुत अच्छी है। मगर अगेन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक कुछ सीरीज ऑफ अच्छी खबरें चाहिए, कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स चाहिए कंपनी में ऊपर जाने के लिए। तो फिलहाल तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बाय के लिए, और मैंने बहुत समय से बायोकॉन को बाय नहीं दिया है। तो अभी मुझे लगता है कि जब तक कुछ पर्टिकुलर लेवल, जब तक ये 400 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तो मेरा बाय सिग्नल ट्रिगर नहीं होगा। तो अभी फिलहाल इस स्टॉक से दूर रहें। बिल्कुल, तो फिलहाल इस स्टॉक से दूर रहें, चार्ट्स पर भी दूर रहें, क्योंकि आज ब्रेकडाउन आते हुए आपको दिखा है पिछले 2-3 दिनों से कुछ पॉजिटिविटी बनी हुई थी, और आज खबर भी इतनी ऐसी खास नहीं है कि मार्केट खुश हो सके। पर सर, एक्शन भरपूर है बाजार का, स्ट्रैटेजी तो आप देते हैं, बट आज क्रिसमस का स्पेशल शो है, आप सुबह कह भी रहे थे, आपकी टी शर्ट भी परफेक्ट कॉम्बिनेशन है क्रिसमस स्पिरिट का, तो एक पिक भी बनता है सर। नए साल पे देंगे ना? नए साल पे तो देने, नए साल पे तो एक नहीं, नए साल पे तो अन्य देनी पड़ेगी, बट अनेक देनी पड़ेगी, बट एक तो क्रिसमस स्पेशल सेंटा पिक तो बनती है सर। ठीक है, बंसल जी के लिए दे दीजिए जो आज लग भी रहे हैं। हाँ, बंसल जी के ड्रेस के नाम पर, ड्रेस के नाम। चलिए तो ठीक है, कुछ समय दीजिए मेरे को जरा, मैं एक आध कोई अच्छा, मुझे ये तो ध्यान था कि आप नए साल के लिए पूछोगे, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आ गया कि तो नए साल के लिए तो मैं सोच भी रहा था, मैं सोचा इस वीकेंड पे बाद में सोचता हूँ क्या कौन से अच्छे स्टॉक्स हो सकते हैं अगले साल के लिए। लेकिन चलिए, आपने बोला तो मैं थोड़ा क्या 3 बजने में अभी तो टाइम है, ठीक है, मैं सोच के देता हूँ। चलिए सर, तो एक बेहतरीन सैंटा पिक अनिल जी की तरफ से आने की तैयारी में है। जानेंगे कि कौन सा स्टॉक है जो आप बढ़िया निवेश के तौर पर अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, आज सुबह आई थिंक ट्रेडर्स डायरी में इसकी बात भी हो रही थी, और स्टॉक भी आपको अच्छे एक्शन में आ रहा है, आशीष की रिकमेंडेशन भी थी ये। सुमित जी जरा राय दें, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल थीम एक फोकस में रही है हमारे लिए इस साल, और ये स्टॉक भी अच्छे एक्शन में है। एक्शन में है, स्टॉक में मोमेंटम भी है, स्टॉक एक तेजी के ट्रेंड के अंदर भी है, और स्टॉक रैली कंटिन्यू करेगा। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के अंदर पोजीशंस होल्ड करें। स्टॉक के अंदर जो इमीडिएट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं वो 305 से 310 रुपए के आसपास का भी सपोर्ट बनेगा, तो 305 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें। 320 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे स्टॉक के अंदर मोमेंटम और बनेगा, और फिर 340 से 350 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के अंदर देखने को मिल सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड करें। बिल्कुल, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड करें। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, ये है काउंटर आपके लिए जो रेडार पर भी रखना चाहिए आपको। चोपड़ा साहब, आज खबर आई थी अजंता फार्मा पर। हमने वैसे देखा है पिछले 2-3 दिनों से फार्मा में मोमेंटम आया, अजंता फार्मा यूजुअली इतना डिस्कस नहीं होता है आजकल, बट ये बायबैक की तैयारी कर रहे हैं, तो लंबे समय बाद बायबैक रिलेटेड खबर कुछ ऐसी आती हुई दिख रही है फार्मा कंपनीज की तरफ से। कोई राय रखते हैं सर अजंता पे? देखिए, कहीं कभी भी कोई भी कंपनी अगर बायबैक करती है तो ये काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है। कारण उसका ये है कि उनके पहली बात तो बुक्स पे कैश है, और उसके अलावा कहीं ना कहीं कंपनी को अपने बिजनेस मॉडल पे काफ़ी विश्वास है। तो मुझे लगता है कि अजंता अच्छा करना चाहिए, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर बायबैक होता है तो यहाँ से एक पॉजिटिव खबर भी आई, पॉजिटिव अपमूव भी देखने को मिल सकता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी ठीक हैं। अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें करीब 32% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 24% का है, तो स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है वो भी 25 के करीब है, तो कहीं ज़्यादा दिक्कत नहीं लगती, और ये एक पॉजिटिव खबर है। किस रेट पे बायबैक करेंगे इस बात की खबर मुझे नहीं है, बट मुझे लगता है कि अगर अच्छे लेवल पे बायबैक किया जाएगा तो हो सकता है दोबारा से आपको 2300 के ऊपर 2400 के लगभग जाता हुआ दिखे। तो चार्ट्स पे भी अच्छा लगता है, वैसे भी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी, और बायबैक का मतलब ये है कि कैश का जो यूटिलाइजेशन है कंपनी कर रही है अपना स्टेक बढ़ाने के लिए, और काफ़ी प्रोमोटर्स ने किया। अगर आप ये बात देखें तो ड्यूरिंग कोविड बहुत सारे प्रोमोटर्स ने अपना स्टॉक बायबैक किया है। अभी करीब प्रोमोटर्स का 70% है इस कंपनी में, और मुझे लगता है ये बढ़ा के करीब 72-73 तक ले जाते हैं, तो अच्छी बात है, ये बहुत कॉन्फिडेंस देती है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात है। नजर रखिए अजंता फार्मा पर, जो एक स्टॉक है आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है। बायबैक को लेकर कंपनी हो रही है तैयार। पर एक और फार्मा स्टॉक जो प्रेशर में है इस समय, और वो है टोरेंट फार्मा। बंसल जी, इसका चार्ट देखें, आज जो 3-4% की गिरावट आई है, और अभी फ्रेश गिरावट आ रही है, डेज लो पर टोरेंट फार्मा। देखिए दीपांशु, सुबह तो इसने एक नेकलाइन को तोड़ा था, और नेकलाइन तोड़ने के बाद थोड़ी देर बाद नीचे गिरा, और एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है। तो जिन्होंने भी दीपांशु शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है, निकलने की राय है। एक नेगेटिव क्रॉसओवर भी देखने को मिला है, तो और ये गिरावट थोड़ी सी और बढ़ सकती है,
नीचे में 3010, 3015 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नजरिए से लिया है उनको निकलने की राय है। ट्रेडिंग के नजरिए से लिया है तो निकलने की राय है, बट निवेश का अगर आपका नजरिया है तो एक बेहतरीन पिक अनिल जी की तरफ से तैयार है क्रिसमस के मौके पर, अनिल जी का सैंटा स्टॉक। जी सर। टाटा पावर। टाटा पावर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मजबूत स्टॉक है, पावरफुल स्टॉक है, टाटा ग्रुप का है और ग्रुप पूरा जबरदस्त एक्शन में है। एक एक करके कंपनियां सारी टर्न अराउंड, खाली लास्ट में टाटा आपके मोटर्स बची थी वो भी बाकी सब छोड़ो दीप जी, टाटा टेली सर्विसेज जैसी कंपनी टर्न अराउंड होगी और क्या चाहिए। मतलब सितारे बदलते तो इस तरह से बदले। टाटा पावर मुझे लगता है कि 1 साल के व्यू से ओके सेफ स्टॉक है। हाँ, बिजनेस में दिक्कत नहीं, प्रमोटर्स में दिक्कत नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं और वैल्यूएशंस में दिक्कत नहीं और आगे वैल्यू अनलॉकिंग के चांसेस बहुत है। रिन्यूएबल बिजनेस वाला आईपीओ लाने की तैयारी या डीमर्ज करने की तैयारी, वो डेवलपमेंट 1 साल में चल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर जो इनके प्लान्स हैं वो डेवलपमेंट होंगे, तो ट्रिगर्स भी भरपूर है। मेरा 1 साल का टारगेट 300 रुपए का है। 300? यस, 300 रुपए का टारगेट है। तो हाँ, तो अगर आप वैसे तो ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाला स्टॉक है तो आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहें तो 195 रुपए का रख लें क्लोजिंग बेसिस पर। 195 के नीचे बंद होता दिखे तो या तो आप डिसिप्लिन के तौर पे कम कर लें, तो समझो निफ्टी 1000 पॉइंट गिर करें फिर तो हाँ, तो इसलिए फिर वो डिसिप्लिन के तौर पर या फिर वहां रिव्यू कर ले। टारगेट जो बनेंगे, छोटा टारगेट है 235 का, जिनको कुछ समय के लिए लेना है। वैसे भी लोग होते हैं ना सब, भले 1 साल का लेकिन लेंगे थोड़े समय के लिए, फिर वो कल से उम्मीद करेंगे बढ़ना चाहिए, तो सब तरह के लोग होते हैं। तो 235, 250 दो छोटे टारगेट, 275 और 300 ये 2 बड़े टारगेट। तो 300 रुपए तक के टारगेट के लिए टाटा पावर आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। और अगर टाटा पावर आपके पास है तो छेड़छाड़ बिल्कुल भी ना करें, इसे आराम से पड़ा रहने दें अपने पोर्टफोलियो में और ये आप बिल्कुल रखिएगा ज़रूर। तो ये है मेरा इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक टाटा पावर, 1 साल के लिए खरीदारी करने की राय। और टाटा पावर पर ही एक बार चार्ट्स पर, साल भर के लंबे चार्ट्स जरा देखिए। कुणाल जी दीजिए अपनी राय। अनिल जी, चार्ट बहुत जबरदस्त है टाटा पावर्स के, लगातार स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है और एक कंसोलिडेशन भी पिछले कुछ सप्ताह में पूरा होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है अनिल जी, जो आपने स्टॉप लॉस दिया है उसको वीकली क्लोजिंग बेसिस का बना दें, यानी कि जब तक 195 के नीचे वीकली बेसिस पर क्लोज ना हो तब तक निकले ना, होल्ड करें। मुझे लगता है अनिल जी पूरी तरह सहमत हूं। मैं अभी इस पर फिबोनाची एक्सटेंशन डाल के इसके टारगेट निकाल रहा था, तो मेरे टारगेट अनिल जी कुछ 320 रुपए, 320 का एक टारगेट बनता है। तो मुझे लगता है कि वो लेवल्स आते हुए दिखेंगे, तो बिल्कुल मेरी राय में मैं हमराय हूं आपके साथ, बाय करना चाहिए टाटा पावर लॉन्ग टर्म के लिए। ये काम तो आपने अच्छा किया, आगे से मैं आपको ही पूछूंगा फिर लॉन्ग टर्म वाले के आपने फिबोनाची लगा के लॉन्ग टर्म वाले चार्ट्स भी निकाल लिए और खटाखट टारगेट भी दिए। कुणाल जी कैसे कर लेते हैं आप? अनिल जी, जब काम कम हो तो अनिल जी बहुत सारा काम हो जाता है। तो आज अनिल जी कोई कॉल तो मिल नहीं रही है, तो खाली बैठे हुए अनिल जी। ओके, बढ़िया। आगे से कभी ऐसा मुझे कोई काम रहा तो मैं बंसल जी को साफ कह दूंगा कि कुणाल जी को बॉदर ना करें, वो मेरे लिए एक्सक्लूसिव थोड़े चार्ट्स निकालेंगे, काम करेंगे, बीच में डिस्टर्ब नहीं किया जाए। तो बिना डिस्टर्ब हुए जब कुणाल जी काम करते तो इतना बढ़िया क्वालिटी वर्क निकल कर आता है। बीच बीच में बंसल जी जब बार बार डिस्टर्ब करते तो उतने अच्छे शायद ना आ पाते हो। ऐसा कुणाल जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा, कुणाल जी कह रहे इनडायरेक्टली। ओके, तो टाटा पावर पर यह है पूरा का पूरा एक्शन वाला स्टॉक। नितिन मुरारका साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ कार्यक्रम में और लेते हैं नितिन जी की बेहतरीन पिक। निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। स्वागत है नितिन जी, आपका बताएं सर। 2 तरीके से ट्रेड होगा। एक तो हम 17,000 की पुट ऑप्शन लेंगे जो 122-23 अभी हमें मिलती है, जिसका स्टॉप लॉस होगा 75 के और टारगेट होंगे करीब करीब 185-190 का। यानी कि एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी है और 17,000 ब्रेक होने के चांसेस अगले वीक में हो सकते हैं, क्योंकि आज क्या हुआ, मार्केट ऊपर बाउंस हुई, एक तरीके से स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, फिर वापस मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, 50-60 पॉइंट अभी डाउन है। तो एक तो ये ट्रेड है। हम नेकेड पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 120-121 में मिलती है, 180-85 टारगेट हो गया और 75 का स्टॉप लॉस हो गया।
दूसरा, एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसी ट्रेड को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। वो ये करना है कि हम 17,000 की पुट ले रहे हैं और उसके अगेंस्ट 16,900 की हम पुट बेच देते हैं। इसको बनाने में केवल 35 रुपया लग रहे हैं, यानी प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अभी 4 दिन एक्सपायरी को बाकी हैं। तो ये हम बियर स्प्रेड कर सकते हैं, जिसमें मार्जिन भी केवल 20,000 का लगता है मेरा। और जो 35 रुपए की आपकी स्प्रेड है, ये डबल हो सकती है, यानी 70 रुपया हो सकते हैं। और स्टॉप लॉस इसमें हम 15 रुपए का रख लेंगे, यानी मेरा रिस्क जब भी लॉस 15 रुपया पर लॉट होगा तो हम निकल जाएंगे। अदरवाइज इसमें डबल का प्रॉफिट हो सकता है, यानी 35 रुपए की स्प्रेड 70 रुपया हो सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त निफ्टी पर खरीदारी करने की। मंदी की तरफ 17,000 का पुट खरीदे और चाहें तो 16,900 का एक और बेच भी दें, ताकि आपको हो सके मुनाफा। नितिन जी की तरफ से पुट ऑप्शन खरीदारी करने की राय, और बाजार फिर से घूम फिर के 17,000 के लेवल के आसपास या आखिरी आधे घंटे में पहुंचता हुआ दिख रहा है। बढ़ते हैं आगे। क्रेडिट कार्ड वाली कंपनियों के लिए थोड़ी राहत की खबर आई है, और राहत की खबर ये कि वो 1 जनवरी से टोकनाइजेशन जो कंपल्सरी हो रहा था वो 6 महीने टल गया है। पूरी खबर क्या है, किन कंपनियों के लिए राहत की बात है, बता रही हैं सारी डिटेल्स देवांशी। पहले तो ये बताओ, ये टोकनाइजेशन क्या है? सर, टोकनाइजेशन ये होता है कि मतलब आपकी जितनी भी डिटेल्स है आप जो एंटर करते हैं वो वैसे के वैसे ही जो आपके मर्चेंट होंगे, जिसके आपने अमेजोन से खरीदा, पेटीएम से खरीदा, तो वैसे के वैसे उनको नहीं दिखेगी। तो ये आपकी सेफ्टी के लिए है। मतलब कौन सी डिटेल्स? कार्ड की डिटेल्स, डेबिट कार्ड, अच्छा, क्रेडिट अगर मैं कार्ड, जितने कहीं भी मतलब कोई कार्ड्स शॉप हैं। पे जाके कार्ड स्वाइप करता हूँ या किसी साइट पर जाकर, किसी साइट पे जाके मैं खरीदारी करता हूँ, तो आप उसमें कार्ड की डिटेल्स डालते हैं। आप पहले बराबर। खरीदारी करते हैं, फिर आपको पूछेंगे ये आपका फाइनल पेमेंट, आप कार्ड की डिटेल्स डालेंगे। तो पहले क्या होता था, आप कार्ड को सेव करके रख सकते हैं। अब आप, क्योंकि वो आपकी सहूलियत है, तो आप कार्ड को सेव कर देते हैं। लेकिन फिर वो डिटेल्स जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे कि मिंत्रा है, अमेजोन, इन सब के पास रहती है, तो वो आपकी सेफ्टी नहीं होती है, क्योंकि उनके पास भी कार्ड डिटेल्स आ जाती हैं। तो खाली कार्ड नंबर ही आता है, बाकी क्या आता है? नहीं सर, ऐसे कार्ड नंबर आते हैं। वो भी और रिस्की फिर है। हाँ, रिस्की तो है सर। जिस ओके, तरह तो से मतलब hacking हो अब रहा है। मतलब वो हमारे पास कार्ड नंबर सेव करने की सुविधा खत्म हो जाती है अगर तो, हाँ। जो टोकनाइजेशन में नहीं का नहीं मतलब सर, आपके पास तो है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, हम कर सकते हैं, उनको पता नहीं चलेगा? उनको पता नहीं चलेगा। वाह, ये तो अच्छी बात बीच में एक्स हाँ, तो आपके कार्ड को टोकन नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। हाँ। अच्छा, तो सामने वाला के कार्ड की क्या डिटेल्स है ये नहीं मालूम, सिर्फ टोकन उसको, उसके पास खाली टोकन नंबर जाएगा। अच्छा, तो फिर इसको टाला क्यों आपने? अच्छी बात करेंगे, अच्छा काम तो करेंगे आप। बिल्कुल सर, ये हो जाएगा। बस इसको टाला है अगले 6 महीने के लिए, क्योंकि जितनी भी कार्ड्स वाली कंपनीज हैं, जितनी भी बैंक्स हैं, उनका ये कहना है कि जो टोकन में कन्वर्ट करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो एआई चाहिए, फिलहाल वो इंफ्रा इतना बड़ा इन बैंक्स के पास और जो मर्चेंट प्लेयर्स हैं उनके पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है, और इसके चलते कुछ दिक्कतें हो सकती है। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि जब तक ये पूरी तरह से इन द सिस्टम नहीं आ जाता है, तब तक ये भी हो सकता है कि जितने भी कस्टमर्स हैं वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड का यूसेज कम कर दें, और जो हम डिलीवरी पेमेंट करते हैं वो कैश पे करें, और इसी के चलते डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जो यूसेज है वो कम होने का खतरा था। और इसी के चलते आप देखिए जो डेडलाइन है वो आरबीआई ने एक्सटेंड कर दी है। हालांकि आप देखिए 31 दिसंबर तक उनको ये टोकनाइजेशन करने की बात थी, लेकिन अब वो जून से लागू होता हुआ दिखेगा, जो कि सारी जो कंपनीज हैं उनके लिए पॉजिटिव है। सबसे पहले तो एसबीआई कार्ड्स के लिए पॉजिटिव है, उसके साथ ही आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, हालांकि एचडीएफसी बैंक ये भी कह रहे हैं कि पूरी तरह से टोकनाइज कर दिया उन्होंने, जो कि पॉजिटिव है। लेकिन एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई कार्ड्स इनके लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, और बाकी सारी बैंक्स हैं, जैसे कि आप देखिए पीएसयू की जितने भी बैंक्स हैं उनके लिए भी ये पॉजिटिव है, जिनके पास भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स हैं उन सबके लिए पॉजिटिव है। तो कार्ड कंपनीज के लिए राहत की बात है, करना तो इवेंचुअली इन्हें पड़ेगा ही, बट 6 महीने की और एक्सटेंशन मिल गई है ताकि अपने सारे डिजिटल सिस्टम्स प्लेस में रख सके। तो ये एक आपके लिए बात आती हुई दिख रही है। चोपड़ा साहब, एसबीआई कार्ड्स अंडर परफॉर्मर रहा है सर, 1100-1150 के लेवल से वापस फिसलकर 900 के लेवल्स पर आ गया है। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर सर? अगर हम ग्लोबली देखें तो सिर्फ एक ही कंपनी है एमेक्स जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो पहली लिस्टेड कंपनी थी क्रेडिट कार्ड्स में, और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कंफर्ट नहीं है मेरे को चार्ट्स में भी, और मुझे लगता है कि ये खबर है इससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा क्रेडिट कार्ड बिजनेस पे भी, मगर ओवरऑल कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते थे उस सबको बचाने के लिए ये काम किया गया है, विच इज़ वेरी गुड आई वुड से। तो मेरे हिसाब से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। एसबीआई कार्ड इज़ नॉट अ बाय ऑन माई लिस्ट,
और मुझे लगता है कि यहाँ से भी थोड़ा और डैमेज हो सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। SBI कार्ड्स थोड़ा इंतजार, तो चार्ट्स में चोपड़ा साहब आप चार्ट्स भी देखते हो? जी बिल्कुल अनिल जी, मैं चार्ट्स भी थोड़ा बहुत देख लेता हूँ और आप लोगों के साथ रह के काफी कुछ सीखने का मौका मिला मुझे। गजब कर रहे हो सर, हम तो आपसे सीख रहे हैं। अच्छा, और दूसरा ये बताओ सर, FNO डेटा भी देखते हो मौका लगने पर? सर कभी कभी बिल्कुल जब समय मिलता है थोड़ा बहुत देख लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, सब बाजार में सब कुछ देखना पड़ता है अनिल जी। अगर आप एग्जिस्ट करते हैं इस मार्केट में तो आपको आंख कान सब कुछ खोल के रखना पड़ता है, डेटा पे नाक मुंह सब कुछ, सारी इंद्रियां एक्टिव होनी चाहिए। वागले साहब, और अच्छा रुको, वागले साहब भी आपके जितने ही सीनियर है, जरा वागले साहब से भी पूछो। वागले साहब, आपने भी कभी ऐसा सोचा कि मुझे चार्ट्स के अलावा कुछ और देखना चाहिए? म्यूट, अरे वागले साहब पहले अनम्यूट हो, आप सुन ही नहीं पा रहे हम आपको। हेलो हेलो हेलो, वागले साहब आप म्यूट हैं। हेलो, अब अरे अरे कैसे नहीं है? अरे हम बोल रहे हैं म्यूट है तो है, ऐसा थोड़ी है। अच्छा, पोल करवाऊं, सबसे पूछवाऊं? अच्छा अब वापस बताओ सर, जवाब दो। नहीं, आप जरा सवाल वापस पूछिए। अच्छा देखो चोपड़ा साहब है ना, जब जब मौका लगता है तो टेक्निकल्स भी देख लेते हैं, FNO के डेटा भी देख लेते हैं। वैसे तो ओरिजिनली बाय नेचर, बाय क्वालिफिकेशन, बाय एक्सपीरियंस फंडामेंटल एक्सपर्ट है, ठीक है। और बोले अभी मार्केट में आंख नाक कान मुंह सब खुले रखने चाहिए। आपके बराबर अनुभव वाले भी हैं, तो मैं आपसे भी जानना चाहूँ, आप बाय नेचर टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, तो आप भी चार्ट्स के अलावा कभी FNO डेटा या फिर कभी फंडामेंटल एनालिसिस रिसर्च ऐसा करने की सोचते देख करते? अनिल जी सिर्फ सोचता हूँ, करता नहीं हूँ। इसीलिए मैंने 2 ऑप्शन दिए आपको। चलिए पहली जी जी ये मामले में ना मेरी सोच थोड़ी अलग है, और अगर मैं कुछ कह दूं तो शायद आई मे रब सम पीपल द रॉन्ग वे, तो मैं कहना नहीं चाहता। चलो कोई बात नहीं, ठीक बात है, लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन आपने सोचने वाली पहली स्टेप तक पहुंच चुके हैं। हाँ। करने वाली दूसरी स्टेप अगर आपने चाहा तो जरूर आएगी, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये है आपके लिए राय चोपड़ा साहब की तरफ से आती हुई। इस बीच 16,000 से 17,000 से थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखाई निफ्टी, अब 16,985 के आसपास नीचे आ रहा है, तो हल्की प्रॉफिट बुकिंग आखिरी मिनटों में आती हुई डीप नजर आ रही है। ओके, तो ये है आपके लिए बाजार का एक्शन। थोड़ा सुस्ती आपको आती हुई दिख रही है। आइए जान ले वायदा कारोबार की बैन लिस्ट में क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं। 4 स्टॉक्स इस समय बैन में है, बैन से बेनिफिट के लिए चलते हैं आशीष चतुर्वेदी के पास। कुछ बदलाव पॉसिबल है आशीष? बिल्कुल दीपांशु, बदलाव तो हो रहे हैं। पहले बता दूं 4 स्टॉक बैन में है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अभी भी 98% है, वोडाफोन आइडिया 92% है, एस्कॉच करीब 86% है। तो ये तीनों तो बैन में बने रहेंगे। बाहर आएगा जी एंटरटेनमेंट। यहाँ पर देखें तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अभी फिलहाल 80% के नीचे तो नहीं आई है, लेकिन लगातार मैं देख रहा हूँ घटती जा रही है। अब फिलहाल 80.41% है प्रिसाइजली, अगर मैं आपको बताऊं तो 80% से नीचे आते जो है स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा। तो जी एंटरटेनमेंट बाहर आ रहा है, बाकी फ्रेश एंट्री तो किसी की नहीं हो रही। जी बाहर आने बाहर आ रहा है, मतलब पक्का है कि अच्छा कितने 80 के नीचे नहीं है अनिल जी, लेकिन मैं देख रहा हूँ काफी देर से पोजीशंस लगातार घटती जा रही है। 80.41 है, अभी समय भी काफी बचा हुआ है। 80 के नीचे आने पर ही बैंक से बाहर आएगा। ओके, लेकिन 80 एकदम बॉर्डर लाइन पर, आप समझ बॉर्डर लाइन पर है। हाँ, पोजीशन पिछले 2 दिनों में घटी तो काफी है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो जी एंटरटेनमेंट ये है वो स्टॉक 330 के आसपास है, 32 के आसपास। जी हाँ, ये बैंक से बाहर आ सकता है आपके लिए। चलिए, तो ये आपके लिए बैन की लिस्ट इस वक्त आती हुई दिख रही है, जहां पर आपको रखनी है नजर। ओके, बाजार अरे क्या वोलेटाइल हो रहे हैं मार्केट एकदम, मिनटों में जिस तरह से बदल रहे हैं, कमाल ही है एकदम बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको नजर रखनी है कि जो वोलेटिलिटी है बाजार की वो काफी जबरदस्त होती हुई दिख रही है। खबरों वाले 2 शेयर आज कमाल ही कर रहे हैं जी। एक L&T फाइनेंस अब 7.5-8% और दूसरा बायोकॉन 5-5.5%। गजब की गिरावट दोनों में ही देखने को मिल रही है। एक और स्टॉक है जो कमजोरी की तरफ आगे बढ़ रहा है, और वो है M&M फाइनेंस। अब 4% नीचे हो चुका है। M&M फाइनेंस के चार्ट्स पर एक बार जरा हिमांशु जी चार्ट्स देखिए और अपनी राय दीजिए।
अनिल जी देखिए, ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर है स्टॉक का वो वीक ही था, लेकिन कल यहाँ पर पहली बार कुछ ऐसे साइंस आए थे कि यहाँ पर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। स्टॉक कल एक स्ट्रॉन्ग नोट पर बंद हुआ, गैप के साथ ऊपर खुला भी, लेकिन हायर लेवल्स पर इमीडिएट यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आया। अब अनिल जी मुझे लगता है कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल वॉच करने का है वो है लगभग 143 से 144 का। तो 144 143 रुपए के लेवल के ऊपर जब तक बना हुआ है तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट से बचना चाहिए। लेकिन अगर स्टॉक वापस से 143 के नीचे निकलता है तो मुझे लगता है वापस से यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा और उस कंडीशन में 140 रुपए से नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। 140 के नीचे भी आपको जाते हुए दिख सकता है। M&M फाइनेंस, इस पर रखिए नजर। आइए रखते हैं नजर वागले साहब की रिकमेंडेशन पर। बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, BTST कॉल हमने अभी हमारे क्लाइंट्स को दिया है, वही रिपीट कर रहा हूँ। कोफोर्स में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है कि ये 5800 की तरफ की मूव की शुरुआत है। अभी 5660-70 के आसपास है, यहाँ पर ले 5650-40 तक नीचे आता है तो ऐड करें। 5610 का स्टॉप लॉस और 5780 5800 तक के लेवल्स आपको मंडे को देखने मिलने चाहिए। ओके, तो 5800 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करके चले कोफोर्ज। सुबह से ही ये स्टॉक हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर है और अभी फ्रेश बढ़िया बड़े ब्रेकआउट के संकेत कोफोर्ज पर आपको आते हुए दिख रहे हैं। L&T इन्फोटेक एक और काउंटर जो वापस मोमेंटम में आपको आते हुए दिख रहा है, इसमें भी हो रही है खरीदारी। जरा इसके चार्ट देखिए बंसल जी, डेज हाई पर L&T इन्फोटेक भी। दीपांशु, इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो काफी अच्छा है और इसके अंदर देखें तो काफी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है। 7075 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और टेक्निकली यहाँ पर 7300, 7270, 7300 के टारगेट के लिए खरीदारी की राय है। 300 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलें L&T इन्फोटेक। चोपड़ा साहब, कोई आईटी स्टॉक, स्पेशली मिड कैप आईटी में जिस तरह की तेजी बन रही है, कोई ऐसा स्टॉक जो आपके रेडार पर है सर? देखिए, ये स्टॉक कई बार रिकमेंड किया जा चुका है सुबह से। मुझे FSL अच्छा लगता है और जिस तरीके का ब्रेकआउट ये दे रहा है मुझे लगता है ये संभावना है 230 240 तक भी जा सकता है। तो FSL बहुत स्ट्रांग लग रहा है मेरे को और मुझे लगता है कि FSL लेना चाहिए। अगर नया भी कोई आप एंट्री करना चाहें तो FSL में बाइंग की जा सकती है। दूसरा स्टॉक है माइंडट्री। अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है और मुझे लगता है कि 4620 के करीब अभी ट्रेड करता है। ये यहाँ से चलना शुरू हुआ तो 4800 और करीब करीब 5000 तक भी जाने का दमखम रखता है। तो माइंडट्री में हालांकि चाल बहुत तेज भले ना दिखे, मगर माइंडट्री भी एक अच्छा सेफ स्टॉक है लेने के लिए। एंट्री अच्छा सेफ स्टॉक है। फर्स्ट सोर्स तो ऑफकोर्स हम देख ही रहे हैं, बढ़िया एक्शन में है। बिरला सॉफ्ट, KPIT, टेक, परसिस्टेंट, ये सारे के सारे अन्य मिड कैप IT स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। पर एक और स्पेस जहां पर रखनी है नजर, रियल एस्टेट। यहां पर भी काफी कुछ एक्शन होते हुए दिख रहा है और एक बड़ी खबर आ रही है एक बड़े डेवलपर को लेकर। मैक्रोटेक यानी कि लोधा, क्या है इनके नए प्लान्स, जानते हैं मानसी के साथ। मानसी बताइए क्या कर रहे हैं ये? बिल्कुल, जानी मानी रियल एस्टेट फर्म है और अब ये वेयर हाउसिंग में उतरने के बारे में सोच रही है। आपको बता दें, मॉर्गन स्टैनली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के साथ इन्होंने एक करार किया है। कंपनी का 600 करोड़ के निवेश के साथ डेवलपमेंट का प्लान है। मुंबई के पास प्रीमियम वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए कंपनी ने ये करार किया है और खासतौर से इनका जो PILP पार्क यानी कि पलावा इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक्स पार्क है, इसमें 1.9 मिलियन स्क्वायर फुट का पूरा डेवलपमेंट करने की योजना कंपनी बनाकर चल रही है। करीब 72 एकड़ लैंड पार्सल्स पर ग्रेड A वेयर हाउसेस बनाने की कंपनी के यहाँ पर लक्ष्य है। खासतौर से प्लान को लीड करना, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, असेट मैनेजमेंट, इन तमाम की जिम्मेदारी जो है वो मैक्रोटेक डेवलपर्स की होगी। पलावा सिटी टाउनशिप जो है 4500 एकड़ प्रोजेक्ट है जिसका एक हिस्सा ये पूरा जो करार है वो देखने को मिल रहा है। तो एक बड़ा टाउनशिप प्रोजेक्ट है जिसका एक हिस्सा है और उसमें वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेकर कंपनी आगे बढ़ने के बारे में सोच रही है। इतना ही नहीं, कुछ दिनों पहले खबर आई थी लंदन में भी कंपनी 2 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है जिसके चलते फोकस में है। मैक्रोटेक को इस
मॉर्गन स्टैनली के साथ किए हुए डील से फायदा कैसे होगा? एक तो लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एक बड़ा नाम होगा, पलावा का बड़ा मार्केट बनता हुआ दिखेगा, कंपनी का पोर्टफोलियो जो है वो भी बढ़ जाएगा और वेयर हाउसिंग स्पेस में कंपनी की एक पकड़ होना शुरू हो जाएगी और आने वाले दिनों में एक एडवांटेज मिलता हुआ इससे भी दिखेगा। तो क्लियरली कंपनी के विस्तार प्लान्स हैं, आज परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में करीब 15% से भी ज्यादा की बढ़त मैक्रोटेक डेवलपर्स ने दिखा दी है। तो ये है आपके लिए मैक्रोटेक डेवलपर्स फोकस में आज आपको आते हुए दिख रहा है। हिमांशु जी, रिसेंटली लिस्टेड है तो चार्ट्स उतनी नहीं है सर, बट जितने भी अवेलेबल डेटा है, क्या राय बनती है सर मैक्रोटेक के चार्ट्स पर? दीपांशु जी देखिए, देखने लायक चार्ट डेटा है अवेलेबल यहाँ पर, और उसको देखते हुए मुझे लगता है कि एक अच्छी तेजी स्टॉक में ऑलरेडी देखने को मिली, लेकिन फिलहाल स्टॉक एक थोड़ी सी करेक्टिव साइकिल में है। यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रही है। लोअर लेवल से एक रिकवरी जरूर देखने को मिली, लगभग 1000 रुपए के लेवल्स के बाद स्टॉक ने 1200 1250 रुपए तक का एक रिकवरी दिखाई है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जिस तरह का चार्ट फॉर्मेशन है, आपको 1200 रुपए के आसपास अगर कोई डिप मिलता है आने वाले दिनों में, तो वहां पर खरीदारी करके स्टॉक में चला जा सकता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर 1300 रुपए और 1350 रुपए तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। यह है आपके लिए मैक्रोटेक, जिस पर रखनी है नजर। बिल्कुल, और हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स भी इंटरेस्टिंग आई थी जहां पर टारगेट्स नीचे के दिए थे और उसके बाद से स्टॉक में वापस रिकवरी भी आई है। आइए, जय ठक्कर तैयार हैं कैश का ऑप्शन लेकर। स्वागत है जय आपका। सुबह तो आप कह रहे थे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पर थोड़ा और डेटा बनने दे, अभी कुछ करना नहीं है, और आपने शायद कैडिला का दिया था जहां तक मुझे याद है। अभी कुछ क्लैरिटी आ रही है? बिल्कुल अनिल जी, और मैंने ये भी कहा था अनिल जी कि 16,985 का लेवल जो है वो बहुत ही निर्णायक रहेगा। मेरा वॉच उस पर रहेगा, और अगर उसके ऊपर बंद देता है, जिसकी संभावना मुझे तो एज ऑफ नाउ लग रही है अनिल जी, लास्ट अभी और 10 मिनट बाकी है, और मैंने कहा था कि अगर वो होता है तो मैं कॉल ऑप्शन देकर जाऊंगा अनिल जी, और वही देखने मिल रहा है। एक अच्छी रिकवरी आई, तो जो भी शॉर्ट किया है आज वो तो नीचे के लेवल्स पर ट्रैप हुए है। वो 51 पॉइंट के 30 पॉइंट निफ्टी वहां से गिरा है हार्डली, वहां से रिकवर कर गया है। सो यहाँ पे 17,200 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 30 दिसंबर की एक्सपायरी का, जो भी 51 रुपए पर मिल रहा है। एंड ये अनिल जी काइंड ऑफ एक हीरो जीरो ट्रेड रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए, विच इज अ मंथली एक्सपायरी। 51 पर खरीदे। यहाँ पे 112 से लेकर 135 तक के टारगेट्स अनिल जी यहाँ पे बनकर आ रहे हैं। एंड जैसे मैंने कहा अनिल जी के हीरो जीरो ट्रेड है, तो इसमें स्टॉप लॉस नहीं, मतलब या तो जीरो हो सकता है या तो फिर 112 और 135, ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदना है। 17,200 का कॉल 30 दिसंबर की एक्सपायरी का निफ्टी का। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में अनिल जी अप डाउन हो सकता है, मे बी आपको एक और डिप मिले शायद 16,900 तक, मे बी ना भी मिले भी, बट देन ज्यादा नीचे नहीं लग रहा है। ऊपर में मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 17,300 तक के लेवल्स हम टेस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में। लेकिन सर एक चीज बताओ, आप तो हार्डली कभी आउट ऑफ द मनी कॉल देते, एट द मनी कॉल भी नहीं देते, इन द मनी वाले घुस के अंदर से देते हो आप। ये आज अचानक हृदय परिवर्तन क्यों? इतना आउट ऑफ द मनी 17,000 पे 17,200 का, बताइए इसके पीछे का राज। अनिल बिल्कुल अनिल जी, मैं बताता हूँ। जनरली जैसे मैंने अनिल जी कहा था कि जहाँ पे क्लैरिटी ज्यादा होती है वहां पे इन द मनी होता है। जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थोड़े चांसेस यहाँ वहां के है, तो हम एट द मनी देते हैं। एक आध स्ट्राइक में भी ऊपर जाते हैं 50 पॉइंट, पर जब मुझे अनिल जी लग रहा है कि वॉलेटिलिटी थोड़ी बहुत ही ज्यादा हो सकती है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अनिल जी, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कम रिस्क हो सकता है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता है, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा आउट ऑफ द मनी मैंने कॉल ऑप्शन दिया है, एंड दैट इज 17,200। तो अनिल जी ये जो टाइम पीरियड है कि कितने टाइम में आ सकता है, अगर बहुत ही नजदीक में लगता है इमीडिएट बेसिस पर, यहाँ पे एट द मनी इन द मनी देते हैं। जहाँ पे लगता है कि थोड़ा समय लग सकता है, वहां पे अनिल जी थोड़ा आउट ऑफ द मनी जाके देते हैं, तो रिस्क मैनेज हो जाता है। बिल्कुल परफेक्ट। तो ये है आपके लिए रीजन कि आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन दे रहे हैं जय ठक्कर। अगले हफ्ते का 51 रुपए में खरीदना है, यू कैन अफोर्ड। ये तो 50 पॉइंट है, 50 पॉइंट हीरो है, जीरो ट्रेड 112 133, ये 2 टारगेट 135, ये 2 टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी पे क्या क्लोजिंग चाहिए आपको? बैंक निफ्टी अनिल जी मैं कंफर्टेबल होता अगर हमें 35,200-300 के आसपास अगर क्लोजिंग देखने मिलती, तो मैं और थोड़ा कंफर्टेबल होता। उसके नीचे उससे काफी नीचे अनिल जी, आई मीन कल एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने मिला, 2 दिन से मूव अच्छा आ रहा था बैंक निफ्टी में, बट 35,200-300 के आसपास होता अनिल जी, तो कंफर्टेबल थोड़ा ज्यादा होता मैं। तो ये है आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर जय की राय। निफ्टी पर कॉन्फिडेंस ज्यादा है, 17,200 की तरफ नजर बनाई हुई है जय ने, और कॉल खरीदने की राय इस समय आती हुई दिख रही है। आइए
3:20 जानते हैं अनिल जी से आज की इस हफ्ते की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। सर, जो लेवल्स की आप बात कर रहे थे उन्हीं के आसपास हैं। लास्ट टाइम भी जो स्ट्रैटेजी दी थी लगभग इन्हीं लेवल्स पर था निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा और वॉलेटाइल रहा है, अभी 350 पॉइंट्स नीचे दिख रहा है, बट जैसे जय भी कह रहे हैं लेवल्स होल्ड कर रहा है और आपके भी मॉर्निंग लेवल्स होल्ड किए हैं सर। निफ्टी में ठीक है, समस्या नहीं। बैंक निफ्टी में मजा नहीं है। अगले हफ्ते के लिए कोई बहुत बड़ी गिरावट होगी इसकी संभावना नहीं। नीचे दीप बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 16,825 16,875 के आसपास, और ऊपर में वही 17,075 17,150, तो इस रेंज में रहेंगे। थोड़ा सा बायस पॉजिटिव साइड पर है हल्का सा। तो आज के डेटा देख लेंगे, अगर एफआईएस के डेटा खराब ना आए तब तो कल ही मतलब सोमवार को वापस से 17,100 और प्लस देख लेंगे। अगर थोड़े ढीले आए तो एक बार 16,900 16,850 आकर फिर चल जाएंगे। लेकिन यही है बेसिकली 16,800 17,200 की रेंज को आपको ट्रेड करना है। बीच में 17,000 पर आप बंद हो रहे हैं। लॉन्ग पोजीशन बनाकर जाए निफ्टी में, हेज करना है तो 16,800 के पुट से करें। बैंक निफ्टी में कुछ ना करें, ना लॉन्ग ना शॉर्ट। निफ्टी पर ज्यादा कंफर्ट है। निफ्टी पर ज्यादा कंफर्ट जी, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन रखी जा सकती है, बनाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, तो निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन रखी जा सकती है, बनाई जा सकती है, होल्ड करके चले, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, हेज अपने रिस्क हिसाब से जरूर आप बना लें। 17,000 का लेवल होल्ड करते हुए बाजार टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड जाते हुए आपको दिख रहा है। वेदांता पर थोड़ा एक्शन अभी वापस आया है, नजर रखिएगा इस काउंटर पर। काफी सारी खबरें आज वेदांता से जुड़ के आपको आती हुई दिखी है। बढ़िया मूवमेंट रहा कुछ काउंटर्स का, पर कुछ और काउंटर्स क्लोजिंग से पहले जहां पर कॉल लेना जरूरी है। बिगुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। क्लियर विनर दीपांशु टेक महिंद्रा, इसका 1720 का कॉल लेकर चले, जो करीब चल रहा है 21 रुपए के आसपास। एंड बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट, एक राकेश जी की अगर भाषा में कहूँ तो नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है वहां पे। 21 रुपए में खरीदे दीपांशु। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो निकल कर आ रहा है वो है 14.60 का। फर्स्ट टारगेट जो इसका बन रहा है 33 का बन रहा है, काफी अच्छा टारगेट बन रहा है। सेकंड टारगेट रहेंगे 42 के। सो अच्छे टारगेट्स इधर निकल करके भी आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1785 1820 ये लेवल्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। जबरदस्त दीपांशु यहाँ पे डेटा बनते हुए देखने मिल रहे हैं। इनफैक्ट 4% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी है यहाँ पे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल अगर मिड कैप आईटी का सवाल है तो ये सबसे ऊपर आ रहा है जहां तक डेरिवेटिव्स डेटा दिखा रहे हैं। और इनफैक्ट टेक्निकली भी अगर हम देखें तो इसीलिए टेक महिंद्रा लॉन्ग पोजीशंस कॉल के थ्रू बना के जा सकते हैं। तो टेक महिंद्रा पर रखिए नजर, बाजार को सहारा देते हुए आईटी स्टॉक्स आपको दिखेंगे। आइए एक और कॉल हिमांशु जी की तरफ से। बिगुल बीटीएसटी। बताएं सर। दीपांशु जी, मैं एक ही बिगुल में 2 बीटीएसटी देना चाहूंगा, दोनों कैश सेगमेंट के स्टॉक्स हैं। पहला मिड कैप आईटी स्पेस से केपीआईटी टेक। यहाँ पर जो वीकली क्लोज आज देखने को मिल रहा है वो ऑल टाइम हाई पर है, और जिस हिसाब से ये स्टॉक क्लोज हो रहा है मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको मंडे के सेशन में 560 से 565 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। तो केपीआईटी टेक में खरीदारी करके चलने की सलाह है। बीटीएसटी के तौर पर 530 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और 560 565 रुपए तक का टारगेट यहाँ पर आते हुए नजर आ सकता है। एक और स्टॉक जो मुझे यहाँ पर एक बीटीएसटी के तौर पर पसंद है वो भी कैश सेगमेंट का स्टॉक है, और उस स्टॉक का नाम है अनु रसायन। इसका टिकर है अनुरस। ये स्टॉक भी अगर आप दीपांशु देखें तो वीकली चार्ट्स पर यहाँ पर एक बहुत ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग आते हुए नजर आ रही है। एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद ऑल टाइम हाई पर क्लोज आना एक काफी बुलिश और पॉजिटिव साइन है, और मुझे लगता है कि ये जो मोमेंटम है ये ना केवल मंडे बल्कि आने वाले कुछ दिनों में कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर 888 के स्टॉप लॉस के साथ अनु रसायन में खरीदारी करके चले। 924 और 940 रुपए के 2 टारगेट्स के लिए यहाँ पर बीटीएसटी तौर पे इसको ले जाने की सलाह है। केपीआईटी और अनुपम रसायन 2 स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय हिमांशु जी की तरफ से आती हुई दिख रही है आपके लिए। 911 के आसपास ट्रेड करा 88838 ये है आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल। 924 और 940 2 टारगेट रखकर चलें आप खरीदारी करने के लिए आज से। ओके, बाजार बहुत ही मतलब 17,000 के लेवल पे ही बंद होने की तैयारी। 16,985 के नीचे बंद नहीं हो रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत है। और बैंक निफ्टी पर 35,000 के ऊपर बंद नहीं हो रहे हैं, ये खराब संकेत है। तो मतलब बैंक निफ्टी की क्लोजिंग उतनी अच्छी है नहीं, जितनी होनी चाहिए। ठीक
ठीक है, अब क्या करें। अच्छा, बाय द वे, जो कुछ बायोकॉन में कमजोरी हुई उसके पीछे अब सिंजीन भी गिरने लगा है। सिंजीन भी अब डे लो पर आया है, लगभग 4%, 3.5% नीचे। बंसल जी कष्ट करेंगे इसके चार्ट देखने का? बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल कष्ट करेंगे अनिल जी। कष्ट की तो कोई बात ही नहीं अनिल जी, कोई कॉल नहीं है तो क्वेरी तो आंसर करने में वैसे भी दिक्कत नहीं है। टेक्निकली देखें तो अनिल जी कल के लोस के नीचे निकल गया है, एक बड़ा सपोर्ट 580 तक आता है, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है उस सपोर्ट की वेट नहीं करनी चाहिए। किसी ने अगर शॉर्ट टर्म के लिए ले रखा है, ट्रेडिंग के लिए ले रखा है, तो निकलने की राय है। यहाँ फ्रेश मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा जब 605 के ऊपर निकलेगा। तो आपने बोला कष्ट की तो कोई बात नहीं कर, आप बोलते कि हाँ कष्ट करूंगा तो फिर मैं बताता कष्ट क्या होता है। ये तो इसमें इसी के लिए तो आप है, इसको कष्ट कैसे मान सकते हैं? बराबर ना? हाँ, तो बंसल जी ने कष्ट नहीं माना। अच्छा क्या बंसल जी, नहीं तो वाकई में कुछ मैं ऐसा कहता जिससे आपको कष्ट जरूर होता। तो आप कष्ट से बच गए, ये मानकर चले। तो आइए हम भी ये बाजार को बंद करने की तैयारी करते हैं, 1 मिनट बचा है। हाँ, वीकेंड आ गया फाइनली शुक्रवार है और शनिवार रविवार 2 दिन छुट्टी है, त्योहारों का सीजन है। बंद 17,000 पर हो रहे हैं, कोई कंप्लेन नहीं लाइफ कर नहीं सकते सर। जिस तरह से मंडे का सेशन दिख रहा था, वहां से जो रिकवरी है 17,000 वीकली, याद मत दिलाओ, बढ़िया यहाँ पर आते दिखा है। पर एक बात है, आज सुबह जब हम बाजार खुले थे तो 48 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव खुले थे, सिर्फ 2 नीचे खुले थे। अब हम क्लोज कर रहे हैं तो सिर्फ 10 निफ्टी स्टॉक्स ऊपर हैं, बाकी 40 नेगेटिव टेरिटरी में है। HCL टेक यहाँ पर खरीदारी हुई है काउंटर में, साथ ही टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, TCS और रिलायंस, इन दिग्गजों ने दिया है सहारा। ITC थोड़ा पॉजिटिव, यहाँ पे से भी सहारा आते दिखा। पर सामने ग्रासिम करीब 3% नीचे, NTPC, आइशर, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, M&M, HDFC लिमिटेड, कोटक, कोल इंडिया, मारुति, इंडसइंड, UPL, SBI, टाटा कंज्यूमर, ये सारे के सारे आपको कमजोर होते हुए दिखे हैं। वायदा कारोबार की तरफ आइए, यहाँ पर भी भरपूर एक्शन था, जहाँ एक तरफ आपने सोर्स, कोफोर्ज, L&T इन्फोटेक, माइंडट्री, परसिस्टेंट, एम्फेसिस में खरीदारी रही। दूसरी तरफ हमने देखा L&T फाइनेंस, डेल्टा कॉप, बायोकॉन, टोरेंट फार्मा, M&M फाइनेंस, सिंजीन, चोला, कॉनकॉर, जुबिलेंट फूड और PVR में गिरावट आती हुई दिखी। आज की लिस्टिंग एक बार वहां पर भी डाल दीजिए नजर, दमदार एक्शन के साथ लिस्ट हुई। डेटा पैटर्न्स पर फिर हमने देखा मुनाफा वसूली हुई, तो लगभग 46-43% ऊपर लिस्ट हुई, 28% ऊपर ये बंद होती हुई दिख रही है। मेड प्लस कल अच्छी लिस्टिंग के बाद आज थोड़ी मुनाफा वसूली इस पर होती हुई दिखी। मेट्रो बैंड्स आज 2.5% कमजोर, और मैपमा इंडिया एक और लिस्टिंग इस हफ्ते की करीब 1.25% नीचे। तो ओवरऑल IPO मार्केट में भी भरपूर एक्शन रहा। 2 दमदार लिस्टिंग हमने कल और आज देखी, पर आज मुनाफा वसूली थोड़ी ऊपरी स्तरों से यहाँ पर आती हुई दिखी। 17,000 के जस्ट नीचे प्रोविजनल क्लोज, और नीचे आया, जस्ट नीचे ना फाइनल। हाँ, 17,000 यहीं आएगा सर, इसके 985 के ऊपर आएगा ये बार। तो आपको 2:30 बजे बोला था 17,985, 17,015, यस, वहीं पर एग्जैक्ट बीचों बीच में वहीं जाके बंद हुआ। एग्जैक्ट डिवाइड कर। हाँ, वो डेटा के हिसाब से सब काम बराबर चल रहा है एक्चुअली। आज भी अपसाइड पर जो गिरावट है एकदम सही जगह से घुमा है, सही जगह पर रुका है, इससे बढ़िया मार्केट हो नहीं सकता। हाँ, बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा सा नीचे बंद हुआ, मेरी उम्मीद से 35,000 के आसपास रुक सकता था, लेकिन वहां से थोड़ा सा नीचे बंद होता हुआ दिखा है। आइए, हमारे साथ मृत्युंजय जुड़ चुके हैं और मृत्युंजय हमें बताएंगे कि कमोडिटी में सेंटा को क्या है पसंद और सेंटा कौन सा कमोडिटी गिफ्ट देगा। शाम 4:30 बजे स्पेशल शो। बिल्कुल सर। कौन सी कमोडिटी पसंद है सेंटा? यही तो सर डिस्क्लोज करना है 4:30 बजे। हमें पता है, चॉकलेट। देखो सबको चॉकलेट गिफ्ट में मारते हैं, तो वो चॉकलेट ही खरीदेंगे और क्या खरीदेंगे। चॉकलेट का फ्लेवर क्या होगा सर, लेकिन ये 4:30 बजे डिस्क्लोज होगा। तो कुल मिलाकर मृत्युंजय ने डिसाइड कर दिया कि वो अभी नहीं बताएंगे, वो बताएंगे 4:30 बजे। तो स्पेशल कमोडिटी शो मिस मत कीजिएगा, सेंटा पिक्स आज का कमोडिटी शो। वाह, ये बहुत ही बेहतरीन शो आपके लिए आता हुआ। खाने के तेल को सस्ता करने के तमाम उपाय करने के बावजूद सरकार को कोई खास सफलता मिल नहीं रही है। दरअसल कंपनी ने खाने के तेल को कुछ सस्ता तो किया है, मगर MRP में कोई बदलाव नहीं किया। और ऐसे में बड़े दुकानदार, बड़े सुपरमार्केट्स, ऑनलाइन पर यहाँ पर कुछ सस्ता हुआ है, लेकिन छोटी दुकानों से अगर आप खाने का तेल खरीद रहे हैं तो वहाँ तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। वहाँ तो MRP जो लिखी है उसी पे आपको खरीदना पड़ता है। और बहुत कुछ सर खपाने के बाद हमारी टीम ने इसका रास्ता ढूंढा है, निकाला है। तो हमारी टीम ने सोचा कि ये हो क्यों रहा है, सस्ता क्यों नहीं रहा।
फिर समझ में आया कि ये तो सिस्टम में ही प्रॉब्लम है और सिस्टम में प्रॉब्लम है एमआरपी के। एमआरपी यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, किस दाम पर आप रिटेल कस्टमर को जो घूमते घूमते किसी दुकान पे पहुंच जाता है उसको आप किस भाव पर बेच सकते हो, उसके ऊपर का भाव आप नहीं ले सकते हो, ये आपके लिए होना जरूरी। लेकिन इस भाव पर भी दुकान वालों के पास बहुत मार्जिन रहता है और एमआरपी का सिस्टम भारत और बांग्लादेश जैसे कुछ ही देश ऐसे बच्चे जहां चलता है, बाकी सब जगह बंद हो चुका है। तो आज आपकी खबर आपका फायदा में हम एमआरपी के सिस्टम में रिफॉर्म्स पर बात करेंगे और जानेंगे कि इसके क्या क्या बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। और हमारे साथ होंगे प्रोफेसर श्रीराम खन्ना, जाने माने कंज्यूमर एक्टिविस्ट, रेखा अग्रवाल, सीनियर कंज्यूमर लॉयर, और साथ ही विजय डाटा साहब, एमडी विजय सॉल्वेंस के, जो जुड़ेंगे हमारे साथ इन सब पर बातचीत करने के लिए शाम 4:56 यानी कि 5 बजे के आसपास। और इसका नाम है एमआरपी का नाम लूटने वाले दाम। बढ़िया है। बढ़िया। तो एमआरपी के नाम पर जो लूट मचा रखी है उस पर हमारी विशेष पड़ताल, विशेष चर्चा मिस मत कीजिएगा। अक्सर जब आप बाहर से खाना मंगाते हैं तो आपको अखबार में पैक होके खाना मिलता है ना, अखबार में डाल के रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अखबार में खाना आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है? महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि महाराष्ट्र एफडीए ने अखबार में खाना देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एफडीए का यह कहना है कि अखबार में खाना खाना कई गंभीर बीमारियों को न्योता दे सकता है। क्यों? क्योंकि जब अखबार के साथ में ना आप सिर्फ खाना नहीं खाते, थोड़ी इंक और स्पेशली जो मुंबई महाराष्ट्र में वड़ा पाव खाने वाले लोग हैं उनका तो फेवरेट रैपिंग पेपर हाँ, वो अखबार ही है। तो भूल के भी ना खाना, अखबार में खाना। ये इंटरेस्टिंग चीज निकाल कर आया सकती है। वो क्या है, बोलते रहने से काम होता है एकदम बराबर। तो हमारी टीम बिल्कुल जो मृत्युंजय और हमने इवनिंग टीम का जो मुकाबला करवा दिया है कमोडिटी के साथ में, उसका असर आपको दिख रहा है। भूल के भी ना खाना, अखबार में खाना। मृत्युंजय बहुत तगड़ी है एकदम, है ना, जबरदस्त। तो इंडिया 360 डिग्री में आज हमारी कवर स्टोरी यही है और इसी का हम करेंगे विश्लेषण। किस वजह से अखबार में खाना खतरनाक होता है और किस तरह की बीमारियां हो सकती है और इससे बचने के क्या है तरीके। मिस मत कीजिएगा ये इंटरेस्टिंग स्टोरी आज आपके लिए। तो ये है फाइनली 17,003 हो गया बंद, होल्ड कर लिया एग्जैक्ट बीचों बीच में 34,857 334 अंकों का नुकसान बैंक निफ्टी पर, 190 अंक नीचे 57,124 पर सेंसेक्स समापन समारोह। आइए विदा लेने का वक्त है और हमारे समापन समारोह के सारे अतिथि कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, चोपड़ा जी, हिमांशु, आज तो दिल्ली वालों का पूरा मतलब पूरा प्रभुत्व वर्चस्व है। कुणाल जी, राकेश जी, हिमांशु जी, चोपड़ा साहब, 4 जने दिल्ली के ओके, और वागले साहब और साथ ही साथ जय ठक्कर साहब का भी शुक्रिया। और आप सोचेंगे मैं सुमित जी का धन्यवाद नहीं, सुमित जी आज थोड़ा जल्दी निकल गए पतली गली से। मुझे लगता है वीकेंड पर कुछ घूमने फिरने के प्लान है। अगले हफ्ते गायब तो नहीं है? अगले हफ्ते तो खैर कोई भी गायब हो तो छुट्टी ग्रांटेड है हमने। आखिरी हफ्ते में क्या काम करवाना, हम कर रहे हैं वही बहुत है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप में से कोई भी छुट्टी लेना चाहे तो बिल्कुल खुशी खुशी ले, और जो नहीं ले रहे हैं वो बिल्कुल मजे से हमारे साथ टाइम एंजॉय करेंगे, इसमें कोई डर। और जो ले रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो अच्छा मिस करेंगे, चिंता न करें। सोमवार सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए।